बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप सब खुशबाश होंगे, अच्छे होंगे और ईद की तैयारियां घरों पर रहते हुए ही कर रहे होंगे। अब तो मुकम्मल हो गई ना, कल सब कुछ ख़त्म हो गया। और कल अफसोसनाक चीज़ क्या थी इशाल, कल जो तस्वीर हम देख रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर कि किस तरह बाज़ारों में रश था और ऐसे लग रहा था कि मतलब कि अगर ये कहा जाए ना, जो हम कुंभ के मेले की बात कर रहे थे भारत की, उससे कोई कम सूरत हाल नहीं थी। इतने ज़्यादा लोग, हैरत थी और शर्म आ रही थी कि इतना समझाने के बावजूद, इतना कुछ बताने के बावजूद, इतनी मुश्किल हालात में अपने हमसायों को देखते हुए, पाकिस्तान को देखते हुए, फिर भी लोग ऐसे बाहर निकले हुए थे कि इतने ज़रूरी काम नहीं हो सकते। हमारे ये कैंपेन्स चलाना, हमारा बार बार ये कहना ज़ाया गया कि बाहर ना निकलें, एहतियात करें, घरों पर महदूद रहें। अगर एक ईद सादगी से मना ली जाएगी या फिर लास्ट ईद के कपड़ों को यूज़ करते हुए मना ली जाएगी तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। आप महफूज रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं विशाल, अचानक तो फैसले नहीं हो गए ना, हम सबको पता था कि सिचुएशन क्या थी, क्या सूरत हाल है। आपने अगर आखिरी दिन ही 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अगर अपने फैसले करने थे, जाकर शॉपिंग करनी थी या देखने जाना था कि कितना रश है, तो फिर हम अफसोस ही कर सकते हैं। और जो हमने कोताही कल की है, खुदा न खास्ता में एक हफ्ता लग जाएगा वो समझते हुए कि उसके क्या असरात आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर फिर ऐसे खुदा न खास्ता, हम बार बार यही कहते हैं खुदा न खास्ता, अगर ऐसे कोई असरात सामने आते हैं तो हम ब्लेम किसको करेंगे? हुकूमत को, कि हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गए, हुकूमत की जानिब से इकदाम किए गए, सख्त फैसले लिए गए। स्कूल्स की बंदिश जो है वो हमारे सामने थी, हाथ जोड़े गए, गुजरा हाथ जोड़ रहे थे कि जी के ना निकलें बाहर। लेकिन हमने क्या किया, हमने कल वो तस्वीर ऐसी थी, आप सबने देखी है, क्योंकि माशाल्लाह आप में से कई लोग तो बाहर थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें जो सबक दिया गया था, हमने उससे कुछ नहीं सीखा। जो हमने अपने हमसायों से कुछ नहीं सीखा, दूसरे ममालिक से कुछ नहीं सीखा। हमने अपने मुल्क में, हमारे इस वक्त शरह जिन शहरों में बढ़ रही है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। सिर्फ ये लाहौर की नहीं है, सिर्फ पंजाब की नहीं है, ये तमाम सूबों की बात है। में बढ़ती चली जा रही है, बलूचिस्तान में बढ़ती चली जा रही है। और जो हम क्रिटिकल सिचुएशन की बार बार बात करते हैं, इस पर हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर गलत हैं। हाँ, अभी भी लोग ये बातें कर रहे हैं, मतलब कि कैंपेन्स चलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे जो कि शर्मनाक हैं कि जी हम नहीं मानते हैं इस लॉकडाउन को, हम नहीं मानते हैं इन सख्तियों को। खुदारा, अगर आपको अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है, दूसरों की ज़िंदगी के लिए कुछ फ़िक्र कीजिए। और अब क्योंकि चीज़ें बंद रहेंगी तो अब आप लोग जो है ना घरों में सुकून करें, अपनी फैमिली के साथ अच्छा सा वक्त गुजारें। आपको वक्त मिला है और जिस तरह से इशाल कह रही थी, एक ईद जो है ना वो घर में गुजार लें, अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से गुजार लें। पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए इतना तो हमें करना चाहिए, अगर हम और कुछ नहीं कर सकते। और ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है कि हम ना सिर्फ इससे अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी जानें महफूज रख सकते हैं, अपने प्यारों को महफूज रख सकते हैं, बल्कि कुल आलमीन, जो मतलब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, हम लोग उनको महफूज रख सकते हैं। कहते हैं किसी एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। आपसे किसी एक को वायरस लगता है तो उसको महफूज आप रख सकते हैं। तो अगर आपने किसी एक को महफूज रखा, इसका मतलब ये है कि आपने पूरी इंसानियत को महफूज अपनी कोशिश तो करें, मतलब कि हम एहतियात कर सकते हैं। अगर हम मैं कई लोगों को इशाल ये कहते हुए सुनता हूँ, आज हम इस पे इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारा दिल बहुत दुखी था कल वाली तस्वीर देख के। और हर शख्स जो था, वो जो समझदार आदमी था, वो पोस्ट कर रहा था कि यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। हम आपको ये कह रहे हैं कि हम इसलिए आप लोगों को बार बार ये बात करते हैं, हम बार बार ये आपसे जिक्र कर रहे होते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं सूरत हाल इतनी ख़राब है। कुछ लोग ये कहते हैं, जो कि मतलब जिससे लोग कन्विंस भी हो रहे होते हैं कि जी कि फ़लाँ शख्स ने इतनी एहतियात की इशाल, इतनी एहतियात की, फिर भी उसको कोरोना हो गया। ये एक ऐसा आर्गूमेंट दिया जाता है जिसके बाद बाकी सारे कहते हैं हाँ जी भाई बाहर फिरें, कुछ नहीं। अपनी कोशिश तो कीजिए। कई ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने इतनी एहतियात की और वायरस उनके करीब से भी नहीं गुजरा, वो महफूज रहे। ख़ास तौर पर हम अपने बुजुर्गों के लिए ये बात करते हैं कि उनको हम जितना महफूज रख सकें रखें। बच्चों को भी महफूज रखें। बच्चों की भी तफरी जो है ना वो भी ख़त्म करनी पड़ेगी। उन्हें दूसरों की तरफ जाने से मना करें, बाहर निकलने से मना करें। यहाँ पर हम मेरे ख्याल में कोरोना वायरस की हम बात करेंगे। हुकूमत ने बड़ा इकदाम किया। आज वो पहला दिन है कि जब सब कुछ बंद रहेगा, सिर्फ ज़रूरी अशिया जो आप ले सकेंगे, आप
ग्रॉसरी कर सकेंगे घर के लिए, थोड़ी बहुत जो आपने करनी होगी, आप फार्मेसीज़ पे जा सकेंगे, आप पेट्रोल वगैरह डलवा सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आज ही के दिन 8 मई को ये लॉकडाउन लगने का कहा गया था और इसका पहले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। गुज़श्ता रोज़ शाम 6 बजे से ही शॉपिंग का वक्त ख़त्म हो गया था। सिंध के अलावा मुल्क भर में ईद से पहले बाज़ार खुले रहने का आखिरी दिन भी तमाम हो गया और 6 बजते ही इंतज़ामिया ने मार्केट्स बंद कराने के लिए मुतहरक हो गई। इंतज़ामिया मैदान में आ गई। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा भी कि फिर से, जैसे हम बार बार बात कर रहे थे, आपको बता भी रहे थे कि जो रश था वो इतना ज़्यादा था कि सड़कों पर ट्रैफिक भी जाम रही। ना सिर्फ मार्केट्स के अंदर रश था बल्कि गाड़ियों की भी लंबी कतारें रोड्स पर लगी हुई थी और रश के बायस बहुत सारी जो है वो गाड़ियाँ फंसी रहीं काफ़ी देर, बहुत देर। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मतलब ये लोग ये भी शिकायत कर रहे थे कि इतना हमने ट्रैफिक जाम नहीं देखा जितना हमने कल देखा। और ख़रीदारों ने तो SOPs की धज्जियाँ उड़ाई हैं। ये हम सब ने जो है तस्वीर में देखा है, हम वैसे भी देख रहे थे, हम बात भी पहले कर रहे थे। आवाम की सहूलत के लिए स्टेट बैंक ने पीर और मंगल को बैंक खोलने का ऐलान किया और पंजाब में बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट को हफ्ते और इतवार का रिलीफ दिया गया है कि लोग जो नहीं कल जा सके हैं वो अपने प्यारों के पास जा सकें, अपने आबाई इलाकों में जा सकें, जो कि एक खुशाइंद फैसला है। लोग खासे परेशान से ये भी बंद होगा, मतलब पीर तक आप मतलब जा सकते हैं। सैटरडे संडे का दिन आपको दिया गया। पीर से ये रिलीफ भी खत्म हो जाएगा। पीर से दोबारा से लॉकडाउन की सूरत हाल होगी। ट्रांसपोर्ट के लिए भी मासवाई प्राइवेट गाड़ियों, रिक्शा हो गया, टैक्सी हो गई, जिनमें निस्फ सवारियों की इजाज़त होगी। मतलब आप आधे पैसेंजर्स बैठा 50% कैपेसिटी पे लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार हमें किया है कि रमज़ान के आखिरी दिनों समेत ईद के जो अय्याम है इनमें कोरोना के फैलाव में इंतहाई ख़तरनाक इजाफा हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि SOPs पर अमल दरामद ना करने की वजह से सिंध में केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। एहतियाती तदाबीर अगर ना इख्तियार की गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ईद के दौरान जहाँ भी जाएं मास्क पहन कर रखें, समाजी फासला ज़रूर अपनाएं और जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। कल फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने एक बात की है, उस बात का काफ़ी मजाक भी खैर उड़ाया गया है। मतलब उन्होंने बात यही की है कि जिस तरह एक तरीक़ाकार है, मतलब कि रिवायत है, हम गले मिलते हैं, ईद मिलते हैं, कोशिश कीजिए कि ना मिलें हम। मतलब कि अगर दूर से भी ईद मुबारक कह देंगे तो हम अपनी तरफ से दूसरे को कर्टियस हो रहे होंगे, हम समझ रहे होंगे कि जी ये हम एहतियात कर रहे हैं, ज़रूर एहतियात कीजिए। कोशिश करें कि अगले को मजबूर ना किया जाए कि वो बेचारा एहतियात कर रहा हो और आप उसको गले मिल रहे हो। तो दूर से आप मतलब ईद मुबारक कह सकते हैं, आप हाथ हिलाकर ईद मुबारक कह सकते हैं। दूर से ही जो है ना वो सलाम कर दें ताकि कोई करीब आए ही नहीं। मेरे सारे जो हैं कजन्स वगैरह वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं। मैं तकरीबन मैं ये कहता हूँ, मैं 1 किलोमीटर दूर से ही ना हाथ सीने पे रख लेता हूँ कि आपको समझ आ जाए कि भाई मैं हाथ नहीं मिलाना चाह रहा हूँ। तो मास्क का भी इस्तेमाल, लेकिन इसके बावजूद लोग जब आते हैं और आते फौरन से पहले हक कर लेते हैं। जी ये जैसे हमारा एक ट्रेडिशन है, बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन नहीं, सलाम करना ज़रूरी है, ये गले मिलना ज़रूरी नहीं है। आप दूर से रहते हुए सलाम। बिल्कुल ऐसे ही। इस्लामाबाद के हवाले से हम बात, तो DC इस्लामाबाद ने बात की थी कि 80% जो लोग हैं वो SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं और साथ को जून का भी जिक्र किया गया था कि शायद अगर ऐसे ही हालात रहे तो जून तक हमारे विफाक से जो है ये वबा कम हो सकती है, खात्मा हो सकता है। हम DC इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं हमजा शफकात साहब, उनसे ही बात करते हैं। हमजा शफकात साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस्लामाबाद में 80% लोगों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद किस तरह मुमकिन बनाया गया, आप ये बात कर रहे थे, और ये कैसे पता लगा कि 80% लोग जो हैं वो अमल दरामद कर रहे हैं? क्या क्या इक़दाम किए आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद के अंदर जो NCOC का डाटा पब्लिश हो रहा है उसके मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर जो SOPs कंप्लायंस है वो मोर और लेस 80% है और बाकी शहरों की बनस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर भी कुछ चैलेंजिंग एरियाज़ हैं। कई जगहों के ऊपर यहाँ पर नहीं भी हम कामयाब हो सकते, कई सब्जी मंडियाँ हैं, रूरल एरियाज़ हैं। लेकिन अर्बन एरियाज़ के अंदर जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की है उसमें जो हमारी स्ट्रैटेजी थी उसमें सबसे पहले तो ये था कि हमने अवेयरनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट की। हमने इधर इस्लामाबाद में बैनर्स भी लगाए, अपनी टीम्स के साथ भी हमने जाके जगह जगह विजिट किया। मैंने खुद भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हर तरफ कोशिश की कि हम किसी तरह जो है इसको इन्फोर्स कराएं। फिर हमने इस्लामाबाद चैम्बर को ऑन बोर्ड लिया और इस्लामाबाद चैम्बर ने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया। ट्रेडर एसोसिएशन ने कोऑपरेट किया और उन्होंने लॉकडाउन्स के ऊपर हमारे साथ काफ़ी सपोर्ट किया। लेकिन ऑब्वियसली ये सारा काम विदाउट इम्प्लीमेंटेशन नहीं पॉसिबल था। हमने 25 टीम्स बनाई हैं। हालांकि इस्लामाबाद बहुत बड़ा शहर नहीं है एज कम्पेयर टू लाहौर या कराची। इवन पिंडी से भी हमारी आबादी 50% कम है। यहाँ पे हमने 25 टीमें बनाई जो राउंड द क्लॉक हर मार्केट के ऊपर 24 आवर्स सर्वेलेंस करती थी। ठीक है। और हमने सेफ सिटी को भी इस्तेमाल किया। सेफ सिटी के कैमरास भी जहाँ जहाँ पे रिपोर्ट करते थे वहाँ पर जाके हम इम्प्लीमेंटेशन करते थे, रेड करते थे, फाइन्स करते थे, अरेस्ट करते थे, सीलिंग, शटडाउन सारे हमने किए।
और उसकी वजह से रिलेटिवली मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में SOPC कंप्लायंस बेहतर हुई, और जो ओवरऑल अगर हम डेटा भी देखें तो इस्लामाबाद में 16% पॉजिटिविटी रेट से कम होते होते 5-6% पे हमारा आ गया। ठीक है डीसी साहब, इस्लामाबाद में कोरोना की मुस्बत शरह इस वक्त कहाँ खड़ी है और गुज़श्ता चंद दिनों में इसमें कितनी कमी आई है? नहीं, इस्लामाबाद में इस टाइम जो एक्टिव केसेस हैं वो तकरीबन 10,000 हैं। और तकरीबन 700 के करीब लोग जो हैं वो पूरे एक साल के अंदर अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो हमारा अभी जो पॉजिटिविटी रेशो है ये आज से रमज़ान से पहले 16% तक चला गया था, यानी कि डेली 800, 900, 800 केसेस पर डे आ रहे थे। लेकिन हमारी SOPs की कंप्लायंस की वजह से, अच्छी सर्वेलेंस की वजह से और वैक्सीनेशन की वजह से, अवेयरनेस कैंपेन्स की वजह से ये रेट करते करते अब 5% पे आ गए। और हम उम्मीद करते हैं कि ईद के ऊपर थोड़ा सा हमें चैलेंज है। ईद के शुरू के अंदर लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ पर मसला होगा, लेकिन इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर हम मजीद अपनी जो पॉजिटिविटी रेशो है इसको 5% से भी नीचे लेके जाएंगे। शफकात साहब, जिस तरह से आप ईद की बात कर रहे हैं, यही खदशा हम सबको भी है कि गुज़श्ता बरस की तरह कहीं इस ईद पर भी SOPs पर अमल दरामद के हवाले से काफ़ी कोताही ना बरती जाए। तो आप क्या इकदाम उठाएंगे? क्या अमल दरामद पहले ही लोगों को डरा दिया जाएगा कि आप लोग बाहर ना निकलें, हम सख्त फैसले ले चुके हैं और उसके बाद शायद सजाएं भी दी जा सकती हैं? इस्लामाबाद के अंदर भी पहले की तरफ इस दफ़ा भी हमने SOPs इम्प्लीमेंटेशन की टीम्स बना दी हैं। हमारे लॉकडाउन के ऑर्डर्स भी निकल चुके हुए हैं, रिस्ट्रिक्शन प्लान्स भी निकल चुके हुए हैं। हमने पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट के जितने इदारे हैं उनको ऑन बोर्ड रखा हुआ है, सेफ सिटी को भी ऑन बोर्ड रखा हुआ है। वो लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन भी। क्या इस्लामाबाद में जून तक जिंदगी जैसे कि हम सुन रहे थे मामूल पर आ सकती है, और इसके लिए शहरियों को क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी, क्या क्या इंश्योर करना होगा? अगर तो SOPs के ऊपर हमारी कंप्लायंस इम्प्रूव हो जाए जो कि अभी हुई है, पिछले 3 हफ्तों के अंदर काफ़ी बेहतर कंप्लायंस हुई है। और अगर हम साथ ही साथ जो हमारा टारगेट है, हम तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर हमारा प्लान है कि हम 5-6 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दें। तो अगर तो ये हम कर पाए तो इंशाल्लाह जुलाई के मिड के बाद से इंशाल्लाह मेरा ये असेसमेंट है, मैं इस पर कंफर्म तो नहीं कह सकता, असेसमेंट यही है कि अगर ये सारे हमने टारगेट अचीव कर लिए तो जुलाई के एंड में और अगस्त तक हम काफ़ी अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलिटी पर वापस है। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। और वैसे हम ये बात करते भी हैं, शुरू से बात करते हैं कि इस्लामाबाद में लोग ज़रा जल्दी SOPs पर अमल दरामद करते हैं, ज़रा ज़्यादा समझ रहे होते हैं, और मेरे ख्याल में ज़्यादा समझदार लोग वहाँ पर मौजूद हैं बाकी दीगर जगहों की मतलब वो सीरियस ले रहे हैं ना, कम से कम इसको संजीदा तो ले रहे हैं। अच्छा, फैसलाबाद की भी बात हो रही थी, जब हम लाहौर की बात कर रहे थे, गुजरांवाला की बात कर रहे थे, पंजाब में फैसलाबाद का जिक्र साथ हो रहा था कि जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर लेबर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर मुश्किल भी होता है इंतज़ामिया के लिए कि उनको बताया जाए कि किस तरीके से आप अमल दरामद करें। फैसलाबाद डिवीज़न में क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगी? कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमिश्नर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फैसलाबाद डिवीजन के हवाले से सर बताइएगा कि लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हम देखते हैं कि लेबर वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब जब सब कुछ बंद होगा फिर शायद आसानी होगी कुछ। जी वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज़ वेल। बड़ी दुरुस्त आपने बात फरमाई। फैसलाबाद डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद और फिर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में सिटी फैसलाबाद वो दरअसल पॉपुलेशन के हवाले से टॉप पर है और हमारे ज़्यादातर केसेस भी इसी रीजन में आते हैं। और इसी सूरत हाल के मद्देनज़र ये फ़ैसला किया गया था कि रमज़ान के आखिरी अशरे में और उसके बाद ईद के दिनों में इनको साथ मिला के यहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। तो इस सिलसिले में हमारी ताजरान से भी बात हो गई है, लेबर नुमाइंदों के साथ भी हमारी मीटिंग हो गई है और उनके ताउन से उनको सारी बात समझा के कि SOPs की अहमियत क्या है और किस तरीके से उस पर अमल किया जाएगा और उसकी तरीक़ेकार क्या होगा, ये आपस में तय करके फिर हमने इस लॉकडाउन का आगाज़ किया है। पाक फ़ौज भी हमारे साथ इसमें तावन कर रही है और इस लॉकडाउन में इस्तिस्ना अलबत्ता ज़रूर हासिल है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है। उनके साथ हमने ये तय किया है कि उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट वो बंद रहेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चलते रहेंगे। और उसके पीछे एक बड़ी सिंपल सी सादी सी दलील है और वो यही है कि चूँकि ये हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, इनके पास इंटरनेशनल ऑर्डर्स होते हैं,
इन्होंने अपनी ख़ास तरीके से डेडलाइन को मीट करना होता है, तो इनकी प्रोडक्शन बंद नहीं हो सकती। ठीक है। उसका तरीक़ेकार हमने इनसे तय कर लिया है कि जी उनका आधी शिफ्ट में काम चलेगा, उनके HR और अकाउंट्स और एडमिन बंद रहेंगे, SOPs के साथ लोग आएंगे, वो उनकी जो मोनोग्राम कैरिंग व्हीकल्स हैं सिर्फ उनके अंदर उनकी लेबर मूवमेंट करेगी, सैनिटाइज़र का, मास्क का इस्तेमाल होगा, वो सारी SOPs हमने उनसे तय करने के बाद गुज़िश्ता रात वो नोटिफिकेशन कर दिया है। तो इस तरीके से लेके चल रहे हैं। अच्छा कमिश्नर साहब, ये भी बताइएगा जैसे कि बैंक और दीगर ज़रूरी जो दफातर हैं उनका अमला जो है वो तो दफातर में जाएगा और वो खुले हैं, उन्होंने अगर जब घर जाना होगा ईद की छुट्टियों में, उन्हें क्या सहूलियात दी जा रही हैं? जो सूबाई हुकूमत ने तय किया है जी इस वक्त, वो तो ये है कि जो ये 2 दिन हैं सैटरडे और संडे के, इसके अंदर तो ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। बाकी ईद से पहले 2 दिन के लिए 50% ट्रांसपोर्ट खोली जाएगी। अच्छा। तो ये जो नुक्ता आप उठा रही हैं कि जिसमें कुछ ज़रूरी लोगों ने ज़रूरी काम के सिलसिले में घरों को जाना है, वो फिर उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जी कमिश्नर साहब प्लीज़ क्लियर कीजिएगा कि हफ्ता और इतवार यानी कि आज का दिन और कल का दिन ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। हमने तो ये हमें हमारे सामने चीज़ आ रही थी नोटिफिकेशन के मुताबिक कि हफ्ता इतवार खुली रहेगी और अगले मंडे से सब कुछ बंद हो जाएगा। ये प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा। जी ये वीकेंड पे बंद होगी। अच्छा। और वीकेंड यही हफ्ता इतवार है। अच्छा, आगे यानी कि मंडे और ट्यूसडे को खुली होगी सर? उसके बाद खोली जाएगी, 50% पे काम करेगी वो। ठीक है। अच्छा सर, अगर कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं होता, जैसा कि आपने कहा कि फैक्ट्रीज़ का जो अमला है वो भी जाएगा, लेकिन SOPs आपने दे दी, अगर अमल दरामद नहीं होता या बाहर सड़कों पर अमल दरामद नहीं होता, तो क्या कोई कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी? कार्रवाइयाँ तो मैडम रोज़ाना की बुनियाद पे ऑलरेडी हो रही हैं। मैं आपके साथ अगर फिगर्स शेयर करूँ, हमारे इसमें हज़ार इंस्पेक्शंस होती हैं डेली बुनियाद पर, और जो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020 है उसकी दफ़ा 18, दफ़ा 19 और दफ़ा 20 के तहत ये कार्रवाई होती है, जिसमें जुर्माना भी होता है, और उसके बाद अगर कोई रिपीटेड वायलेशन करता है तो उसमें सज़ा भी उसको हो सकती है और कैद भी हो सकती है। तो हमारे यहाँ जुर्माने की फ़िगर रोज़ की तकरीबन 100-150 होती है, लेकिन मकसद असल में कार्रवाई करने का ये नहीं है कि लोगों को जुर्माना किया जाए। कार्रवाई करने का मकसद ये नहीं है कि लोगों को जेलों में डाला जाए। कार्रवाई करने का असल मकसद तो ये है कि हम लोगों को एक पैगाम दें, उनको समझाएं कि SOP पे अमल दरामद करना उनकी सेहत के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, और फिर यकीनन अगर फ़र्द महफूज है तो उससे माशरा महफूज है। तो उसके लिए जो हम तरीक़ेकार अख्तियार करते हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट तरीक़ेकार होता है। सॉफ्ट तरीक़ेकार में ये है कि हम उलमा कराम को इन्वॉल्व करते हैं, हम अदारों को इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद हम शहर में जा बजा छोटी छोटी कंपेन ऑफ अवेयरनेस चलाते हैं, आपका सहारा लेते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं, लोगों को बताते हैं कि वो इस तरीके से मास्क लगाएँ और SOPs पे अमल दरामद करें। तो वो हमारी एक काविश है जो कि मुसलसल चल रही है, और हाल ही में पाक फ़ौज ने भी हमें ज्वाइन किया। उनके साथ मिलके हमने सारे जो हमारे मेन तजारती मराकज़ हैं, जिस तरह के फैसलाबाद के 8 बाज़ार और घंटा घर बहुत मशहूर है, जिसमें फ्लैग मार्च की भी एक्टिविटी पिछले वीक में की गई, और उसके बाद फ़र्दन सबको जाके हमने इसकी अहमियत का एहसास दिलाया। तो उम्मीद तो की जाती है कि जी लोग इस बात को समझ भी गए हैं और बेहतरी आई भी है। यानी ये सिर्फ बात ऐसी नहीं जो मैं कर रहा हूँ। पिछले 1 हफ्ते में जब से भरपूर तरीके से इसको उजागर किया गया है, तो मुझे लोगों के अंदर बेहतरी खुद बहैसियत शहरी भी नज़र आती है। अच्छा। कि पहले अगर हम जाते थे तो हमें 5 से 10% लोग मास्क लगाए हुए नज़र आते थे। अब जाते हैं, जिस तरह मैं कल रमज़ान बाज़ार में गया, सरप्राइज विजिट था मेरा, मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कोई बंदा मिले कि उससे मास्क ना लगाया और मैं कोई थोड़ी सी कार्रवाई करूं, तो आप यकीन कीजिए मुझे वहाँ पे कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला। 100% लोगों ने मास्क लगाया। बाजार के अंदर ये सूरत हाल है तो हम कह सकते हैं कि बेलमूम यानी 80-90% लोगों ने मास्क कम से कम लोग इस वक्त जो हैं कोशिश कर रहे हैं, बात मान रहे हैं। लेकिन कमिश्नर साहब, हमें कैपेसिटी अस्पतालों की जो है उस हवाले से बता दीजिएगा। कुछ खबरें गुजरांवाला की और फैसलाबाद के हवाले से अच्छी नहीं आ रही थी कि 90% से ज़ायद जो है वेंटिलेटर्स भर गए हैं, ऑक्सीजन के हवाले से कुछ बातें आ रही थी। अब क्या सूरत हाल है? केसेस कुछ कम हुए हैं गुज़श्ता 2 हफ्तों के बाद? जी, ये बड़ा ही ज़रूरी अमर है और बड़ा ज़रूरी सवाल है जिसकी तरफ आप आए, तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके साथ बात करूंगा। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त फैसलाबाद डिवीज़न में जो हाई फ्लो ऑक्सीजन के बेड हैं उनकी तादाद है 852। ठीक।
और दरअसल हम इसी फिगर को लेके चलते हैं। वैसे तो आप देखें ना, यहाँ पे जो बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे एलाइड हॉस्पिटल है, उसकी बेड स्ट्रेंथ 550 के करीब है, सिविल हॉस्पिटल की बेड तकरीबन 300 350 है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, गुलाम अहमदाबाद हॉस्पिटल है। तो उस तरह से देखा जाए तो बेड कैपेसिटी तो 2-2.5 हज़ार है, लेकिन हम सिर्फ कंसिडर उस बेड को करते हैं जिसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन दस्तयाब है। ठीक है। क्योंकि कोरोना के मरीज़ जिस वक्त नमूनिया में दाखिल हो जाता है, हाँ जी, नमूनिया में दाखिल हो जाता है तो उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और उसकी भी आगे से स्टेजेस हैं। यानी जो मैडम आप फरमा रही है ना वेंटिलेटर वाली, वो तो आखिरी स्टेज है, उससे पहले ऑक्सीजन हम देते हैं उसको, और 15 लीटर, 11 लीटर, 9 लीटर, 8 लीटर तक ऑक्सीजन जो है वो बगैर वेंटिलेटर के हमारे पास सहूलत है कि हम मरीज़ को दे सकते हैं। ठीक है। अब अगर खुदा न खास्ता वो 15 लीटर ऑक्सीजन पे भी उसकी तबीयत नहीं संभलती तो फिर हम उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट करते हैं। ठीक है। ये जो फिगर मैंने आपको 852 का बताया ना, ये दरअसल वो फिगर है जिसके ऊपर हमारा मुकम्मल इक्विपमेंट मौजूद है हाई फ्लो ऑक्सीजन देने के लिए। ठीक है। अब आज सुबह की सूरत हाल ये थी कि इन हमारी बेड कैपेसिटी है तकरीबन 60%, सही। यानी 852 में से तकरीबन 550 बेड वो ऑक्यूपाइड हैं एज ऑफ दिस मॉर्निंग। अच्छा। उस लिहाज से देखा जाए तो हम मरीजों के हवाले से और बेड कैपेसिटी के हवाले से कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। ठीक है। हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर 852 बेड हैं, इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर के बेड अब डाल लें तो ये स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। बिल्कुल। तो जिस ट्रेंड पे इस वक्त मरीजों की आमद, हाँ, मरीजों की सिलसिला चल रहा है, यानी रोज़ के 100-125 फ्रेश एडमिशन हो जाता है, तकरीबन इतना ही हमारा डिस्चार्ज हो जाता है, तो हम बेड के हवाले से और ऑक्सीजन के हवाले से तो कंट्रोल पोजीशन में नज़र आते हैं। दूसरी कार्रवाई हमने एक ये भी की है कि चूँकि फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल और DHQ हॉस्पिटल ये 2 मरकज़ी हॉस्पिटल हैं, और हमारे चारों दीगर अजला जिसमें चिन्योर, टोबा टेक सिंह और झांग शामिल है, उधर के मरीज़ों का बहुत ज़्यादा रुझान होता है कि जी फटाफट बस रेफ़र कराएं और अलाइड हॉस्पिटल चल जाएं। तो हमने इस चीज़ पर भी वर्क किया है कि अभी जिस तरह टोबा टेक सिंह के अंदर पिछले 10 दिनों के अंदर वहीं के मुखैर हज़रात की मदद से हमने तकरीबन 1 करोड़ रुपए की खती रकम लगवा के उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी को 10 गुना बढ़ा लिया है। अच्छा, ठीक। इसी तरीके से झंग में है, इसी तरीके से चिन्योट में है, जी हाँ, इसी तरीके से चिन्योट में है। और हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास छोटे अजला में जो मरीज़ आए उनको हम वहीं पे कंटेन करें, और सिर्फ नागुज़ीर किस्म की सूरत हाल में उनको हम फैसलाबाद। ठीक है सर, सिचुएशन कंट्रोल में है, ये बड़ी अच्छी बात है। कमिश्नर फैसलाबाद शान साहब सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 852 जो है हमारे पास वैसे बेड्स हैं और 515 के करीब 25 के करीब जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि 65% उन्होंने बताया, हम तो 90 से ऊपर सुन रहे थे। बड़ी अच्छी बात है कि लोग जो है वो ठीक होकर रिकवर होकर डिस्चार्ज होकर घरों को जा रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। हम एक ब्रेक लेते हैं शाल, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आए हैं बहुत ही अहम टॉपिक लेकर, जो कि आप सबके इंटरेस्ट का टॉपिक है। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत और मुक़द्दस महीना अपनी तमाम तर रहमतें और बरकतें निछावर करके रुखसत होने को है। ये महीना जहाँ हमारे लिए रूहानी फ़वाइद लेकर आता है, वहीं लोग इस दौरान तंदुरुस्त, तवाना और वज़न कम करने के बड़े बड़े मनसूबे बनाते हैं। मगर होता क्या है? मगर होता क्या है, वजन बढ़ा बैठते हैं। अच्छा, अब टेंशन ये है कि जी देखें, अब तो 25वां रोज़ा आ गया, अब हमें ईद पे कुछ स्मार्ट तो लगना है, कुछ बेहतर तो लगना है। अब हम इन 4-5 दिनों के अंदर क्या कर सकते हैं? मतलब क्या हो सकता है कि हम कुछ ऐसा खा लें कि हम बेहतर फील कर रहे हो? हमने बहुत पकौड़े खा लिए, हमने बहुत छड़ी हो कि हमें एकदम से जो है ना वो भी 30वें रोजे पे लगाई जाए, और हम 30वें रोजे तक जो है ना आराम से बेहतरीन इफ्तार हम कर सकें। खैर, अब ये सवाल तो हैं लोगों के कि अब हम क्या करें? क्या 5 दिनों में भी कुछ मुमकिन है? क्या 5 दिनों में भी कुछ बेहतरी की जा सकती है अपनी डाइट के अंदर, या फिर नहीं अब 25 दिन गुजार लिए तो 5 दिन गुजार लें, और बल्कि ईद भी गुजार ही लें। लेकिन हमजा एक और चीज़ भी है कि ईद पे भी हम लोग जो है ग़िज़ाई मुतवाज़न नहीं खाते हैं। ईद आते ही हम लोगों ने ऐसे जैसे पूरा रमज़ान हमने जैसे कैदो बंद की सोबतें नहीं झेली हैं, और जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है और हम लोग वो तरह तरह के पकवान, वो अनवा इक़साम के हमारे लवाजमात से टेबल सजी होती है, और हम लोग वो कुछ खा रहे होते हैं जो हमने पूरे रमज़ान नहीं खाया होता है, या खाया तो होता है लेकिन वाफर मिकदार में टाइम नहीं सेट हो रहा होता ना। इशाल आपने पूरे रमज़ान के अंदर सहरी की, फिर इफ्तारी की, या चले इफ्तारी के बाद कुछ लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत खा लिया होगा। कई लोग इतना माशाल्लाह खा लेते हैं कि फिर कुछ खाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। फिर हिला नहीं जाता। जब ईद आती है तो ईद पे तो जी कोई हम पूरा दिन हमारा वो जो एक
साइकिल होता है वो पूरा डिस्टर्ब होता है, हम जो चीज़ सामने आती है किसी भी वक्त खा लेते हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो हमें कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके लिए हम हमारे साथ ही माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर ताहिरा शाहिद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। कैसी हैं आप? ठीक हो, थैंक यू। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले ये बताइएगा, अब रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, ईद करीब आने को है, सब स्मार्ट नज़र आना चाह रहे हैं, फ़िक्र पड़ गई है कैसे स्मार्ट हुआ जाए, कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें कि बस मिनिमाइज़ हो जाए, हम जल्दी से सुकड़ जाएँ, सिमट जाएँ और हम स्मार्ट हो जाएँ? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ईद भी आ रही है और लॉकडाउन भी आ रहा है, तो बिल्कुल जो है ना मूवमेंट खत्म हो रही है। तो सबसे पहले तो आपने अपने मूवमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ये जो 4-5 दिन है और ईद के दिन है उसमें एक्सरसाइज खूब सारी करनी है, मिल के करें, डांस करें, जो मर्जी करें, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें। साथ साथ हम ग़िज़ा पे भी आएंगे, पर एक और चीज बताती चलूं कि रात को जागने से भी आपका वेट गेन होता है और तरह तरह की डिप्रेशन और स्ट्रेस लेने से भी आपका वेट गेन होता है। तो आपने सिर्फ खाने नहीं बल्कि खुश भी रहना है। तो और ये कोरोना की न्यूज को अपने करीब नहीं आने देना, मतलब ठीक है आप SOPs फॉलो करें, लेकिन हर वक्त कोरोना डिस्कस नहीं करना। तो आपने एक तो खुश, और फिर जब हम खाने की बात करते हैं तो बस आप अगर चिकना, चीनी, चावल और ये व्हाइट वाली चीजें छोड़ दें तो फिर ये भी बहुत काफी है। मतलब इतने दिनों के लिए आप बिल्कुल मीठा छोड़ दें। जब आप मीठा छोड़ दें और जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तरबूज है, आपकी स्ट्रॉबेरी है, आपके जो है आजकल जितने भी जैसे लोकार्ट वगैरह भी आया हुआ है, चेरीज है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी आप बेशक स्मूदी बना ले, बेशक वैसे ही खा ले। फ्रूट चाट जो है वो सबसे हेल्दी चीज है, तो इस दफा इफ्तारी में जो है ना खाली फ्रूट चाट और साथ चना चाट कर लें। और चना चाट में बूंदी नहीं डालनी, बस चने डाल सकते हैं, लोबिया डाल लें, कभी दूसरा लोबिया डाल लें, और उसके साथ आप उसके अंदर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया, आपका जो पुदीना होता है, उसको मिला के खाएंगे। उससे ज्यादा हेल्दी कोई चीज नहीं है। तो अगर हम इफ्तारी में चना चाट और फ्रूट चाट सिर्फ रख लेते हैं ना, और साथ अगर कोई प्रोटीन ही लेना है तो आप कोई शामी कबाब बना सकते हैं ऑलिव ऑयल में। वो सारी चीजें जो हम तलते हैं ना, अगर हम उसको ऑलिव ऑयल में बना लें या एयर फ्रायर अब मिलता है उसमें बना लें या ग्रिल या बेक कर लें, तो वो उतना ही हेल्दी ऑप्शन है। उसी तरह अगर आप सेरी तो बजाय इसके कि हम कार्ब वाली चीजें खाएं, हम थोड़े दिन के लिए भी अगर दूसरी चीजें खा लेते हैं, जैसे अंडा खा लिया, फिश का कटलेट खा लिया, शामी खा लिया ऑलिव ऑयल में बना हुआ, दही के साथ खा लिया, तो वो बहुत ही हमें जो है ना लाइटर फील करेगा और हमारी वाटर रिटेंशन भी नहीं होगी। कि यही होती है कि बस चीनी वाली चीजें नहीं खानी और बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें नहीं खानी, जैसे ये हमारी मैदे की बनी हुई चीजें हैं और हमारी बहुत ज्यादा आपने चिकनी वाली ग़िज़ा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर ताहिरा, साथ एक और मसला भी तो है ना, हमने अपने दिमाग को कैसे मनाना है कि भाई ये चीज़ें नहीं खानी है, उसके लिए हम क्या करें? मतलब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसको मना लिया जाए कि यार नहीं, दूर रहो इससे। हम अपने कपड़े अपने सामने रखें और कहें कि हमने इसके अंदर बहुत तो हमारा अगर पेट निकला होगा, यहाँ से निकल रहा होगा, वहाँ से निकल रहा होगा, तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो अगर हम यही सोचते रहे ना कि भाई इसमें फिट हो जाए, बजाय खुलवाने के उसी में फिट हो जाए, तो बस मेरा ख्याल है हम नहीं। अच्छा ये भी बताइए कि 5 दिन में हो पाएगा ये सब कुछ मुमकिन कि हम कपड़े सामने रख लें और बस मुंह बंद कर लें, हम वो चीज़ें ना खाएं जो कि आप बता रही हैं, तो क्या हम स्मार्ट हो पाएंगे 5 दिनों में? एक्चुअली आप हो जाएंगे। आपको पता है, आप सिर्फ अगर चीनी और ये जो रिफाइंड कार्ब्स है और चिकना, इन 3 चीजों को छोड़ देंगे तो यकीन जानिए आप बिल्कुल हो जाएंगे। ढेर सारा आपने पानी पीना है और बहुत ज्यादा आप जैसे ग्रीन टी वगैरह पी लें, और आप देखिए पूरे दिन में ना एक्सरसाइजेस के सेट्स बना ले, 30 क्रंचेस कर ले, वो सारा कुछ कर ले। आप खुद देखेंगे कि वाकई आप फिट फील करेंगे, लाइटर फील करेंगे, खुश फील करेंगे, और ये रात की नींद जरूर लेना शुरू करें। बिल्कुल ठीक है, आसान वर्कआउट है, आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ताहिरा, हम ईद की भी बात कर रहे थे ना कि अब ईद आती है, हमारा एक साइकिल सेट हुआ होता है खाने पीने का, वो अचानक से डिस्टर्ब हो जाता है, फिर हम किसी भी वक्त कुछ भी खा रहे होते हैं, उससे कितने मसाइल हो सकते हैं, लोग परेशान होते हैं, अस्पतालों तक पहुंचते हैं। हाँ देखिए, अस्पताल तक पहुंचने की नौबत तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आप देखिए लॉकडाउन है, खुदा न खास्ता अस्पताल तक पहुंचने की नौबत आ गई तो कहाँ जाएंगे। इसलिए अपने पेट को ना ही जानकर खाएं जो मर्जी खाएं, क्योंकि आप खुश हैं, आप ईद बना रहे हैं, लेकिन हमेशा ये जानिए कि भाई ये मेरा ही पेट है, ओवरडोज कर दिया तो फट ना जाए। तो इसलिए पेट को पेट समझे, लालू खेत मत समझे, और थोड़ा थोड़ा सा खाएं, वक्फे से खाएं, और ये जान लें कि ठीक है अभी एक ही वक्त में सारा कुछ खाना जरूरी नहीं है, मैं थोड़े से गैप्स लेके खा लूं। और इसमें मैं स्पेशली कहूंगी कि स्पेशली जो डायबिटिक्स है, जिनको दिल का प्रॉब्लम है, जो हाइपरटेंसिव है, जिनका ब्लड प्रेशर रेज्ड है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो केयरफुल है कि वो ओवरडोज ना कर दे, मिठाइयों का ओवरडोज, नान कुलचों का ओवरडोज, या फिर बहुत ज्यादा चिकने
बीमारियों का ओवरडोज मत करें, क्योंकि खुदा ना खास्ता इन दिनों में अगर आपको दिल का दौरा पड़ता है, शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो कोई हॉस्पिटल भी इस तरह से खुला नहीं होगा कि आपको केटर कर सके। तो इसलिए आप लोगों ने स्पेशल ख्याल रखना है और अपना ही समझ के पेट को थोड़ा थोड़ा सा खाना है थोड़े वक्त से। अच्छा तायरा, ये भी बताएगा, मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि वो जब डाइट करते हैं तो डाइट बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की डाइट करते हैं, पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं और फिर रात को एक मील ले लेते हैं। और फिर मैंने ये भी देखा कि अगर उनका कोई फेवरेट चीज़ है, फास्ट फूड है, कोई बर्गर फ्राइज कुछ इस तरह का खाना, तो उन्होंने एक दिन पूरे हफ्ते में रखा होता है। ये प्रैक्टिस किस हद तक ठीक है? देखिए, एक्सट्रीम किस्म की डाइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब हम कहते हैं ना हमने अच्छा फील होना है, हेल्दी होना और अच्छा दिखना है, उसमें सिर्फ हमारी जिस्मामत नहीं शामिल होती, हमारा पूरा का पूरा वेल बीइंग, हमारी स्किन, हमारी हेयर, सब कुछ शामिल होता है। ठीक है, तो अगर आप वेल बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे, उसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, विटामिन्स नहीं होंगे, बाकी सारी आपको देखिए कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स सब मौजूद होने चाहिए, लेकिन बैलेंस मिकदार में, तो आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल जो है उसमें चली जाएगी, डेफिशिएंसीज में चली जाएगी, आपको जोड़ों में दर्द रहेगा, एनर्जी लेवल कम रहेगी। तो एक्सट्रीम डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं करनी, बिल्कुल कैलोरी कंट्रोल करके, पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, लेकिन उसमें होना सारे कंपोनेंट्स चाहिए। तो आप बस अगर वाइजली खाएं, ईट स्मार्ट खाएं, तो फिर आप बिंज ईटिंग भी नहीं करेंगे, मतलब ये भी नहीं करेंगे कि अचानक जब तो बहुत ज्यादा खा लिया, बाकी टाइम पे बिल्कुल भूखे रह रहे हैं। ऐसे करने की बिल्कुल जरूरत होती है। स्पेशली ये जो एक्सट्रीम डाइट्स हैं, कीटो या ये बाकी सारी, ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट टर्म डाइट्स होती है, तो आपको बाद में वापस भी आ जाता है वेट गेन। तो हम बैलेंस डाइट रखें और सस्टेनेबल चीज रखें जो आपकी सस्टेन रहेगी हमेशा, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, अपने साथ कोई ज्यादती ना करें, ना ज्यादा खा के ना कम खा के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तायरा, आप सबसे पहले पाकिस्तान से बात कर रही थी और हमें बता रही थी कि आखिरी 5 दिनों में आप क्या कर सकते हैं। तो जी मीठा छोड़ दें और ज्यादा खाना छोड़ दें। अभी तो हम यही वाइट चीजें तायरा कह रही थी, वाइट चीजें खानी छोड़, इसमें चावल हो गया, आपकी चीनी हो गई और इस तरह की और डिफरेंट चीजें हो गई, आप इनको छोड़ दें और ऑयल का इस्तेमाल जो ऑयली का भी कम करें, तो 5 दिनों में भी स्मार्ट हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, मतलब कि कुछ तो बेहतरी आएगी ना भाई, कुछ अगर जो सवाल कर रहे हैं वो इस पे अमल भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आज एक अहम दिन है दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में आज हिलाल अहमर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हिलाल अहमर इंसानी हमदर्दी, गैर जानिबदारी, बराबरी, खुद मुख्तारी, रज़ाकारी और आलमगीरियत के 7 बुनियादी उसूलों के तहत काम करते हैं। जी हाँ, हिलाल अहमर ने हर तरह की तबाहकारियों में नुमाया खिदमत सर अंजाम दी हैं। गुज़श्ता बरसों में हमने देखा कि मुसीबतों के शिकार कोई 1.5 करोड़ से ज़ायद मुतासरीन को अरबों रुपए की मालियत की इमदाद फ्राहम की है। हिलाल अहमर 1.5 लाख अफराद की इब्तदाई तिबी इमदाद की तरबियत भी दे चुका है और इंसानियत की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए इस इदारे ने बहुत मेहनत की है और किसी भी मुल्क के माथे का ये इदारे झूमर हुआ करते हैं। हिलाल अहमर पाकिस्तान भी दुखी दिलों की आवाज़ बन चुका है और किसी भी एमरजेंसी में बर वक्त रिस्पॉन्स की हम बात करें, इशाल रेस्क्यू रिस्पॉन्स की बात करें, रिलीफ की बात करें, इसका खासा है और मुतासरा अफराद की बहाली और माशरती बेहतरी के लिए भी हिलाल अहमर का काम बहुत ही काबिल सिताइश है। बिल्कुल ऐसा ही है। हिलाल अहमर जो है पाकिस्तान में इसका दायरा कार 100 अजला तक फैला हुआ है। मुल्क में जब भी कुदरती आफात आती हैं तो हिलाल अहमर हमें सबसे आगे नज़र आता है। उसकी मनसूबाबंदी बहुत ही मौसर होती है और फिर जिस तरह से वो आगे बढ़कर मुल्क और कौम के लिए काम कर रहा होता है, ये काबिल सिताइश है। और दूर दराज इलाकों की बात की जाए, जिन इलाकों के शायद हमने नाम भी नहीं सुने होते, ये इदारा वहाँ पर काम कर रहा होता है। तो आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इसलिए हम बात करेंगे हिलाल अहमर के चेयरमैन अबराउल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अबराउल हक साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हिलाल अहमर की खिदमात के एतराफ़ का दिन है। पाकिस्तान में हिलाल अहमर के काम के बारे में हमें थोड़ा बताइए, ये काम किस तरह से हो रहा है? देखिए, एक तो मैं इस हवाले से बताऊं कि ये 1859 में हेनरी डोनट थे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। बैटल ऑफ सेल्फरिनो के बाद उन्होंने ज़ख्मियों की खिदमत की थी और वहाँ से उनके जहन में ये आइडिया आया और फिर 192 ममालिक के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बन गई है। आज हर 3600 लोगों के बाद एक मेंबर जो है, एक शख्स जो है वो रेड क्रॉस रेड क्रेसेंट सोसाइटी का मेंबर है। और इसका बुनियादी मकसद आज के दिन का ये होता है कि हम लोगों को अप्रिशिएट करें, इसके वॉलंटियर्स को और इससे मुंसलिक लोगों को जो इसमें जॉब कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब 1947 में जब बहुत सारे लोग सब कॉन्टिनेंट में हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आए, तो उस वक्त से लेके अब तक रेड क्रॉस ज़ाहिर उससे पहले भी काम कर रही थी, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने बहुत काम किया। और ये ऐसा इदारा है कि इंसानियत की खिदमत के हवाले से 4 इसकी बुनियादी पिलर्स होते हैं। एक को हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं,
फिर इसको हम हेल्थ एंड सेफ्टी कहते हैं, फिर इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और यूथ एंड वॉलंटियर्स। सो इसके वॉलंटियर्स और इसके अफसरान और बाकी अमले के लोगों ने मिल के जितनी खिदमात कोविड-19 के दौरान दी हैं, इनमें से कई लोग शहीद भी हुए हैं। आज उनको वेल डन कहने का वक्त है, उनको अप्रिशिएट करने का दिन है, जिसमें हमने अपने लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने कमाल काम करके दिखाया। और अभी रेड क्रेसेंट ने जो इस साल काम किया उसकी वजह से हमें दुनिया के अंदर ये रिकग्निशन मिली है कि IFRC ने हमें दुनिया का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया कोविड वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, जो एक पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा इब्रारुल हक साहब, आपके बतौर चेयरमैन हिलाल अहमर का चार्ज संभालने के बाद इस इदारे में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं? हिलाल अहमर पाकिस्तान मैंने ज्वाइन किया था आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, और कुछ इंटरनल चेंजेस लाने की ज़रूरत थी, वो हम लेकर आए। एक नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया, उसके कुछ ऑडिट के इश्यूज थे वो हमने हल किए। उसके बाद साथ ही कोविड-19 ने हमें आ लिया और उसके ऊपर एक टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया और एक मुहाफ़िज़ फोर्स हमने डेवलप की, जिसने 9 लाख लोगों को आपस में जोड़ दिया और खाने का बंदोबस्त किया गया। तो बिलखसूस लॉकडाउन के दिनों में इसके 3 तरह के मकासद थे। मुहाफ़िज़ फोर्स को हमने एक पहले ऐप बनाई थी, उसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हमने इनॉग्रेट कराया था, और उस ऐप के तहत ट्रेनिंग की गई थी वॉलंटियर्स की कि उन्होंने कैसे डोर टू डोर जाना है, कैसे मसाजिद में जाके ऐलान करते हैं और लोगों को जिनको खाने की ज़रूरत है उनको उनके साथ जोड़ना है, जो खाना उनको पका के एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। लोगों ने लंगर देना शुरू कर दिए। और फिर किस तरह से जो सिम्टम्स वाले लोग हैं कोविड के, उनको डॉक्टर के साथ राब्ते में लेकर आना है। सो 9 लाख लोगों को खाना भी प्रोवाइड किया गया तकरीबन 1.5 महीने के अरसे तक के लिए, और साथ डॉक्टर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी प्रोवाइड की गई। उसके बाद 15 दिन के अंदर एक कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल बनाया गया, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उसको देखने के लिए खुसूसी तौर पर आए, और अब हम वो वैक्सीनेशन सेंटर्स को बना चुके हैं और डेली तकरीबन 1,500-2 हज़ार लोगों को वहाँ पे वैक्सीन लग रही है। साथ ही साथ फिर हमने लाखों की तादाद में N95 मास्क तकसीम किए, अवेयरनेस दी, PPEs की तकसीम लाई गई। फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको इंश्योर करके लोगों को हमने वाटर फिल्टर प्लांट्स वगैरह भी दिए। कैश ग्रांट्स दी गई हज़ारों लोगों को 48,000 रुपये और 15,000 रुपये के हिसाब से। फूड जो पैकेट्स थे वो दिए, गोश्त दिया। सो ये एक्टिविटीज़ हमारी अभी तक हुई हैं जो अनप्रेसिडेंटेड हैं, और इसके इतराफ़ में IFRC ने पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी को पूरी दुनिया की रेड क्रेसेंट सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया कोविड वैक्सीन के हवाले से, उसकी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। रिसेंटली चाइना ने 5 लाख वैक्सीन हमने उनसे मांगी थी, जिसमें से 4 लाख उन्होंने अप्रूव कर दिया और 2 लाख की पहली कंसाइनमेंट बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंच रही है। ठीक है। ब्लड डोनेशन कैंपेन्स भी हमारी ऑन है, और उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े काम अल्हम्दुलिल्लाह किए गए। अनप्रेसिडेंटेड आया, ब्लड डबल हो गई उसकी तादाद जो जितना भी पहले आया करता था। सो अल्हम्दुलिल्लाह जो हो सकता था हमने अभी तक इस प्लेटफॉर्म से किया है। क्योंकि पैंडेमिक है, हम दीगर बहुत सारे काम ऐसे जो हो सकते थे उस तरफ अब जा ही नहीं पाए, क्योंकि कोविड-19 में ज़ाते खुद एक बहुत बड़ा मसला था, और ये हमने अभी तक किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें लोगों की जो दुआएं की हमारे लिए, हम उनके शुक्रगुज़ार। ठीक है इब्रारुल हक साहब, दीगर जो काम थे आप वहाँ नहीं जा पाए जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो ज़रा बता दीजिएगा। कौन से नए रिफाही काम हैं, कौन से मंसूबे हैं जो ज़ेर गौर हैं, जो मुस्तकबिल में हमें नज़र आएंगे? बहुत बड़े बड़े मंसूबे ज़ेर गौर हैं। एक तो हम आपको याद होगा किसी ज़माने में NCC होती थी, नेशनल कैडेट कोर्स में बंदूक चलाना सिखाते थे। हम RCC शुरू करना चाहते हैं, जिसमें हम सांस चलाना सिखाएंगे। रेड क्रेसेंट कोर जो तालीमी इदारों में बिलखसूस, इसमें मैं वज़ीर-ए-आज़म से भी मैं उनको लिख चुका हूँ, मेरी शफकत महमूद साहब से भी बात चल रही है, और हमें फंडिंग की कोशिश है कि हमें मिल जाए, क्योंकि ये हर शख्स को जान बचाना आना चाहिए। फर्स्ट एडर हर शख्स को होना चाहिए, ताकि अपने वालिदैन को की जान, खुदा न खास्ता हार्ट अटैक होता है, जिससे मेरी वालदा को हार्ट अटैक हुआ था, मैं रिसेसिटेट करने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे उस वक्त आता नहीं था। तो जिसको आता होगा वो कामयाब हो जाएगा, अपने वालिदैन की कम से कम जान बचेगा। और ये हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान जैसे ममालिक में हमने देखा है कि आवाम के अंदर अपने आप को रिफाही कामों के लिए वक्फ कर देने का वो जज्बा, वो हौसला, वो कल्चर नहीं है हमारा। तो नौजवानों में इसको बढ़ाने के लिए या लोगों के अंदर ये रुझान पैदा करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, क्या करना ज़रूरी है? देखिए, मैंने 2005 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसका मकसद था कि नौजवानों के अंदर सोशल वेलफेयर के जज्बे को उभारा जाए, क्योंकि ये एक ऐसा जज्बा है जो बिलखुसूस हमारी कौम के बहुत काम आ सकता है। हम लोग दिल के नर्म हैं, एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं और कुर्बानी में दरेग नहीं करते। सो नौजवानों के अंदर बिलखुसूस इस जज्बे को ऊपर लेके जाने की अशद ज़रूरत है। ये पूरी दुनिया के अंदर हमारी कौम ही ऐसी है कि वो बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपी का काम यहाँ पे होता है। सो हिलाल अहमद जैसे प्लेटफॉर्म, सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट जैसे प्लेटफॉर्म, जैसे हमने काम शुरू किया, अपने हीरोज़ को बनाने की ज़रूरत है। अगर कोई नौजवान ऐसा काम करे, उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, ताकि इस कल्चर को हम डेवलप कर सके और एक दूसरे के काम आए। वरना हुकूमतें, आप खुद सोचें कि जहां 9 लाख लोगों को राशन लोगों से लेके खाना दे दिया गया सिर्फ चंद 100 नौजवानों की मदद से, अगर ये हुकूमत के ऊपर इम्पैक्ट आता तो कितना अरबों रुपए का इम्पैक्ट था जो हमने कौम ने खुद दूर किया। सो ये सोशल वर्क इतना बड़ा कॉज है, इतना बड़ा काम है, इसको बढ़ावा देना चाहिए और इस तरह के काम जो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं अपनी कौम को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट का हॉस्पिटल 600 बेड्स का, फिर मेडिकल कॉलेज और अब कैंसर हॉस्पिटल भी बनवा दिया और कैंसर हॉस्पिटल की ओपीडी शुरू है। ये सारा कुछ हमारी कौम की अजमत की वजह से मुमकिन हुआ है और उम्मीद है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो भी बनाएगा हमारी कौम। ठीक है इब्रारुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, अहम दिन है जिसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। और हमारे नौजवानों में, जैसा कि इब्रारुल हक साहब कह भी रहे थे कि हम बहुत ही मोहब्बत करने वाली मिलनसार कौम है, लेकिन बस इस जज्बे को उजागर करने की, उभारने की ज़रूरत है, चिंगारी की ज़रूरत है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ मुआशी तरक्की की बात कर लेते हैं विशाल, कुछ मईशत की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की शाहराह पर चढ़ गया है, इस तरह की बातें हमें पता लगती हैं मुख्तलिफ इंडिकेटर्स से ना। कारोबारी आसानियों के बाद मुल्क में नई कंपनीज की रजिस्ट्रेशन में 186% इजाफा हुआ है, 186%। बिल्कुल ऐसा ही है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हालिया रजिस्ट्रेशन के बाद पाकिस्तान में मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड होने वाली कंपनियों की तादाद 1,41,829 तक पहुंच गई है। आप देखें, और एलामिये में ये भी बताया गया है कि अप्रैल 2021 में 99% कंपनियां ऑनलाइन रजिस्टर हुई हैं, जिनमें से 94 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हैं, IT की बात हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी माह में तकरीबन 43 कंपनियां हैं जो गैर मुल्की सरमायाकारी की भी हैं। इस्लामाबाद में 736, लाहौर में 667 हैं, कराची में 378 और पेशावर में 151 कंपनियां जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं। हाँ जी, और SCCP के चेयरमैन आमिर खान के मुताबिक कंपनी की रजिस्ट्रेशन के तमाम मराहिल जो हैं वो डिजिटलाइज कर दिए गए हैं और अब कोई भी शख्स अपने घर में, दफ्तर में या बैरून मुल्क में रहते हुए, कहीं भी होते हुए कंपनी जो है रजिस्टर करवा सकता है। दूसरी जानिब आलमी बैंक के सरहद पार तिजारत इंडेक्स ने कारोबार में आसानी के लिहाज से पाकिस्तान को 108वीं पोजीशन पर रखा हुआ है। अच्छा, ये भी खुशाइन बात है जो कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए। पाकिस्तान ने आलमी दर्जा बंदी में अपनी साबिका पोजीशन को बेहतर बनाया है, जो पहले 136 थी। हाँ जी, वज़ीर आज़म हमेशा से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे थे। ये कंपनीज का ज़्यादा रजिस्टर हो जाना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कैसा इंडिकेटर है, बात करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शारिक बोहरा साहब हमारे साथ। शारिक बोहरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, SCCP के मुताबिक जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, 186% इजाफा हो गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात वज़ीर आज़म साहब करते थे, क्या कहें, हुकूमत कामयाब हो रही है? जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, गुड मॉर्निंग टू 92 न्यूज़। वज़ीर आज़म साहब जिस तरह कह रहे हैं और जिस तरह SCCP के आदाद शुमार हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत हद तक दुरुस्त हैं और उसमें SCCP का एक सीरियस एफर्ट जो है वो नज़र आता है। डेफिनेटली जब भी चाहे वो मकामी कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, उसका सबसे पहला जो मरहला होता है वो ये होता है कि हाउ टू गेट देयर एंटिटी रजिस्टर्ड इन दैट कंट्री। तो अगर वो आसान हो जाए तो डेफिनेटली लोकल या फॉरेन कंपनी जो है वो इंस्पायर हो जाती है, उसको इनकरेजमेंट मिलता है कि इस मुल्क में बिज़नेस करना आसान है।
और ऐसे अदाद शुमार SCCP को देते रहना चाहिए, बिकॉज कि ये चीज़ें जो हैं ये फिर हम लोगों को भी, तिजारती बिरादरी को भी इनकरेजमेंट मिलती है कि SCCP जो है वो अपना एफर्ट कर रहा है। एफर्ट SCCP का डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि रजिस्टर्ड होने के बाद जो कंपनीज को तकलीफ़ें आती हैं वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उसका क्या बेंचमार्क है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में बिजनेस करें, क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद के जो प्रोसेस हैं, जब वो इफ़ेक्टिवली अपना ऑपरेशनल फेज़ में आ जाते हैं, तो उस वक्त उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि उसमें भी बेहतरी हुई है, लेकिन उसमें और बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। बिल्कुल वोरा साहब, उसमें बेहतरी हुई है, तभी इस तादाद में जो है वो कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं। ECCP की लिस्टेड कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में इजाफा जो है वो यकीनन खुशाइंद है, लेकिन क्या ये नई रजिस्टर्ड होने वाली कंपनियां मुल्क की मैशत में भी अपना हिस्सा डाल रही हैं या नहीं? देखिए, एक तो डेफिनेटली डाल रही होंगी। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई फॉरेनर या पाकिस्तानी अपनी कंपनी को रजिस्टर कराता है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करता है, तो उसके असरात जो हैं वो फौरी तौर पे शायद ना आएँ, लेकिन जब वो कंपनी आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑपरेशंस को तेज़ करती है, लोगों को एम्प्लॉय करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब वो करती है, फिर वो टैक्स पे करने की शुरू कर देती है, फिर वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है आपकी इकॉनमी में, तो इसके असरात आएंगे। अभी कोई ऐसी स्टेटिस्टिक्स शायद नहीं आई है जिससे ये पता चले कि पिछले 2 साल में जो कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितना कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि SCCP को कुछ ऐसा भी एक एनालिसिस देना चाहिए, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है, मैं समझता हूँ कि वो कंपनीज जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान में काम कर रही हैं, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उसका जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, उनके जो रिफंड्स हैं, उनके जो टाइटल के डॉक्यूमेंट्स के ज़मीन के मामलात हैं, उनके जो क्वालिटी कंट्रोल, EOBI, सोशल सिक्योरिटी, ये इदारे वो हैं जहां पर उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि अगर जिस तरह पहले फ़ेज़ में हुकूमत ने एफ़र्ट किया है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब वो अब इस नेक्स्ट फ़ेज़ में एफ़र्ट डालना शुरू करेंगे तो न सिर्फ ये कि नई रजिस्टर्ड होने वाली कंपनियां जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगी, बल्कि ऑलरेडी जो लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो भी अपने आप को बेहतर बिजनेस करने के काबिल हो सकेंगे। ठीक है सर, तजावीज़ तो दी जाती होंगी आप लोगों की जानिब से। आपने बहुत वैलिड पॉइंट जो है रेज़ किया कि हमें मुश्किलात को मिनिमाइज़ करना है। बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, सब कुछ हो गया, ठीक है, बाद में मुश्किलात को मिनिमाइज़ करेंगे तो वो आसानी से बिज़नेस भी कर सकेंगे, बेहतर तरीके से बिज़नेस कर सकेंगे, और उनको यकीन भी होगा कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो वो डूब नहीं जाएगी या फिर पॉलिसी चेंज नहीं हो जाएगी। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कितनी ज़रूरी हैं? जी देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले ये कि कंटिन्यूटी नहीं है, और वो कंटिन्यूटी के लिए मैंने कराची चेंबर ने हमने बहुत दफ़ा ये कहा है कि एक आप चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करें। खुशाइन बात यह है कि शौकत तरीन साहब का कल मैंने एक अखबार में बयान पढ़ा कि वो कहते हैं कि जी हम चार्टर ऑफ इकॉनमी कंसेंसस बेस्ड जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। उसके लिए बेसिकली सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। अगर वो मिलकर बैठ जाएं और वो ये फैसला कर लें कि जी हम एक चार्टर ऑफ इकॉनमी असेंबली में पास कर लें, सेनेट से पास हो जाए, और उसमें कंटिन्यूटी ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ड्यूटीज़, पॉलिसीज़, फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसी 15 साल के लिए बन जाए, तो फ़ायदा ये होगा कि वो नए बिजनेसेस भी जो आ रहे होंगे और जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको अपनी नेक्स्ट पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने में बहुत आसानी होगी, और फिर अल्टीमेटली उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा। हमने इसमें इस बजट में भी बहुत सारी तजावीज़ दी हैं, वक्तन फ़वक्तन हम देते भी रहते हैं, लेकिन वो जो अमल है वो अभी अप टू मतलब वो हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा करीब नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर उसमें एफ़र्ट डाला जाए तो बहुत बेहतरी आएगी। एक प्रोग्राम जिसको कि रज़ाक दाऊद साहब और डॉक्टर इशरत देख रहे हैं, PMRI का, जो आपको भी मालूम होगा, जो रेगुलेटरी इनिशिएटिव है, उसमें बड़ा सीरियस काम हुआ है, बड़ा सीरियस एफर्ट हुआ है, और उसमें डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, न सिर्फ ये SCCP बल्कि वो तमाम इदारे जो हमारे बिजनेस हाउसेस से इंटरेक्ट करते हैं उन सबको डिजिटाइज करने की ज़रूरत है।
दूसरा जो अहम पहलू है वो इन इदारों में करप्शन ख़त्म करना है, और वो जब हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बिजनेसेस जो हैं उनको फलने फूलने का बहुत बेहतर मौका मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। शारिक बोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान के आप बने और आप भी यही बात कर रहे थे कि ये खुश आइंद है, और बाद में जब ये रजिस्टर हो जाएंगी, कंपनीज हो जाती हैं, उसके बाद भी कुछ सेकंड स्टेप है, वो भी उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट क्योंकि कोशिश कर रही है तो फिर कुछ बेहतरी आ जाएगी। अब कुछ सियासी उतार चढ़ाव की बात करते हैं, सियासी कल उतार हुआ, आज चढ़ाव हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। मुस्लिम लीग नहीं, कल चढ़ाव हुआ, आज उतार हो गया। आज उतार हो गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया, वो वापस वो जा रहे हैं बाहर। और जो फवाद चौधरी साहब हैं इस हवाले से बड़े गुस्से में थे कल। उन्होंने कहा कि ये तो कानून के साथ मजाक है कि वो 2 माह के लिए जा रहे हैं और 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त उन्हें मिल चुकी है। देखते हैं वो वापस अब हुआ क्या इशाल, इसमें हुआ क्या? हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एयरपोर्ट पहुंच गए। शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पहुंचे। जब इस एयरपोर्ट पहुंचे तो पता लगा कि जी कि आपका तो नाम अभी लिस्ट से निकाला ही नहीं गया। फिर FIA के साथ कुछ उधर बहस हुई, तकरार हुई। अता तारड़ वहाँ पर मौजूद थे, मरियम औरंगज़ेब वहाँ पर मौजूद थी। वो बातचीत जो है कुछ होती रही। वो बातचीत क्या हुई, पहले हम आपको कहते हैं कि हमने जिस चढ़ाव की और फिर उतार की बात कर रहे हैं, वो क्या हुआ, उतार किस तरह हुआ, वो आपको दिखा सकते हैं। वन टाइम मुझे परमिशन कहाँ देखो सर वो आपकी प्रॉब्लम है ना, हमारी तो नहीं है। दैट इज योर प्रॉब्लम। If in blacklist will not stop the petitioner from one-time visit to the UK from 8/5 to 3 September 21 for his medical checkup as per his personal commitment made before this. वो तो हम जो ऑफलोड परफॉर्मा देंगे ना वो रिटर्न ही है। नहीं ऑफलोड नहीं, अभी अपलोड ही नहीं हुआ तो ऑफलोड कैसे करेंगे? नहीं इमिग्रेशन होगी ना। नहीं इमिग्रेशन होगी तो आपको देना, आप रिटर्न देंगे, आपको ट्रैवल ये बता रहा हूँ जो ऑफलोड परफॉर्मा है ना हमारा वो रिटर्न ही है। परफॉर्मा आपका लिखा है। आज इमिग्रेशन का परफॉर्मा हम आपको दिखाएं, वो दिखाएंगे। लेकर आए ना मेरे पास सीनियर तजियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब से इस पर बात करेंगे। मज़हर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बताइएगा, पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने जब ये दरख्वास्त दी, काफ़ी सवालात उठ रहे थे कि नून लीग की खामोशी है ये, शहबाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं, सियासी तौर पर आप क्या समझते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आज सुबह जो कुछ हुआ वो तो एक्सपेक्टेड था। ठीक है, जाहिर है हुकूमत ने इस फैसले को खुशदिली से कबूल नहीं किया और वो जाहिर पूरी कोशिश करेंगे कि ये मामला जो है ये इसके खिलाफ अपील करें और अपील में उनको स्टे मिल जाए। लेकिन अब ये मामला जो है ये 16 से पहले तो नहीं हल होता नज़र आ रहा। वो अलग बात है कि अदालत जो है वो फौरी तौर पे भी कोई जज के पास ये अख्तियार होता है कि वो फौरी तौर पे जो है किसी भी पिटीशन को सुन सकती है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है और हुकूमत की भी ये कोशिश है ये मामला अब ईद के बाद तक जो है वो टल जाए। अच्छा। देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। असल चीज़ ये कि ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं, कैंसर के मरीज हैं जी। लेकिन और उनका नाम ECL पर भी नहीं है जी। अब ये जो FIA की ब्लैकलिस्ट का मामला है ये बहुत सालों से जो है इस पर सवालात उठते रहे हैं कि ये आखिर ब्लैकलिस्ट जो है ये क्यों बनाई जाती है, किसके लिए बनाई जाती है। आमतौर पे FIA को जो साइबर क्राइम के केसेस होते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं और जो दहशतगर्दों की एक लिस्ट होती है उनके पास जो उनको दी जाती है, उनके हवाले से ये ब्लैक लिस्ट बनती है। और चौधरी निसार अली खान साहब जब वजीर दाखिला थे जी, तो उन्होंने भी इस चीज़ का नोटिस दिया था कि ब्लैक लिस्ट में गैर ज़रूरी लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है। तो उसी ब्लैक लिस्ट से उनका नाम जो है वो हटाया गया था कल के फैसले में और उनको जाने की इजाज़त दी गई थी, मशरूत इजाज़त दी गई थी कि वो 5 जुलाई तक वापस आ जाएंगे। लेकिन जाहिर है उसमें जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, जो सरकारी वकील का मौक़िफ़ है और जो अब बाद में हुकूमती वज़रा की तरफ से भी कि कम से कम FIA को नोटिस देना चाहिए था, FIA को बुला के पूछना चाहिए था और उसके बाद ये इजाज़त देनी चाहिए। ये बहस तो हमारी चलती रहेगी और ये बहस पाकिस्तान में चलती रहती है। लेकिन इसके जाहिर है कुछ सियासी मकासद भी थे और उसमें से एक बड़ा मकसद यही था कि शहबाज शरीफ उधर जाके अपने बड़े भाई को ये मनाने की कोशिश करेंगे कि अब हमें उस
उस सियासत को तर्क कर देना चाहिए जो गुजरावाला से शुरू हुई थी। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, हमने देखा कि जो इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से तहरीरी तौर पर लिख कर दे दिया गया कि ये जो है अपग्रेड नहीं हो सका सिस्टम में, क्या अब उनका नाम जो है वो निकाल दिया जाएगा लिस्ट से या फिर अभी तक बरकरार है? बस ये सिस्टम जो है ना, ये क्योंकि इस मुल्क के सिस्टम का ही मसला है और वो सिस्टम में अगर जैम हो जाएगा तो वो सिस्टम में ऐसे ही जैम नहीं हो सकता है कि अगर फौरी तौर पे जो है इनके वकला, शहबाज शरीफ के वकला जो है वो जज साहब से रब्ता करें और जज साहब फौरी तौर पे जो है कंटेम्प्ट का नोटिस दें। तो हम कुछ भी, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर लगता ये है कि हुकूमत की कोशिश ये है कि इसमें ताख़ीर हो और ये मामला ईद तक टल जाए। ठीक है सर, आपने गुजरांवाला एपिसोड का जिक्र किया, क्या मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ोन पे नहीं राज़ी किया जा सकता था या फिर शहबाज शरीफ जाके मनाने की कोशिश करेंगे? आपको मानते हुए नज़र आ रहे हैं मियां साहब ने जो पिछले 2-2.5 साल के अंदर एक कैंपेन चलाई रखी है, बयानिया था जो? देखिए ऐन मुमकिन है क्योंकि ये अप एंड डाउन होते रहते हैं हमारी पॉलिटिक्स में। मियां साहब बीच में भी कोई 1 साल तक खामोश रहे थे, मरियम नवाज साहबा भी खामोश रही थी, क्योंकि ये दोनों भाई के दरमियान जब से GT रोड की रास्ता लिया था मियां साहब ने, हाँ जी, उस वक्त से ये मामला चल रहा है कि कभी ज़ाहिर मियां साहब एग्रेसिव होते हैं, नज़र आते हैं और शहबाज शरीफ पीछे हट जाते हैं, कभी मियां साहब पीछे हट जाते हैं। तो दोनों की ज़ाहिर सोच में फ़र्क है। ठीक है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, बहुत से लोगों का अगर ये ख्याल है कि दोनों में शदीद इख्तलाफ है तो ये कभी इख्तलाफ होता इस तरह नहीं। शहबाज शरीफ कभी भी मियां साहब की राय से इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मियां साहब के खिलाफ जो है वो कभी भी वो खड़े नहीं हो सकते और ना होंगे खड़े। और वो ये समझते हैं कि मियां साहब को वो मना लेंगे। अच्छा, वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के निकल जाने के बाद जो सूरत हाल है उसमें अपोजिशन जो है वो उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ सकती जिस तरह की लड़ाई जो है वो पहले लड़ने का सोचे थे। उस वक्त भी उनका ये ख्याल था कि शायद लड़ना और इससे मामला हल नहीं होंगे, मामला वक्त के साथ साथ हल होंगे। और अब तकरीबन मुस्लिम लीग नून में ये इत्तेफाक पाया जाता है कि इस्तीफे देने वाला जो फैसला था वो दुरुस्त नहीं था। और बेहतर ये है कि क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में उनको कामयाबी मिली और ज़िमनी इलेक्शन की कामयाबी से तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर यकीनन एक मायूसी पाई जाती है। और तो ये मेरा ख्याल है वो अब टारगेट यही कर रहे हैं कि 2023 से पहले ऐसा माहौल बनाया जाए। और क्योंकि तहरीक मुस्लिम लीग नून को ये नज़र आ रहा है कि उनका वोट बैंक जो है अपनी जगह बरकरार है और उसमें इजाफा किया जा सकता है, तो बजाय इसके कि हम तसादुम का रास्ता इख्तियार करें अगले 1-1.5 साल, क्योंकि 1.5 साल बाद अगर वक्त पर इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट अबूरी हुकूमत बन जाती है 6 महीने पहले। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ के पेश नज़र हैं और वो उसी फार्मूले को जो है वो अपने भाई को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है, मुझे लग ये रहा है कि अगर शहबाज शरीफ को वहाँ जाने का मौका मिल गया और इवन अदरवाइज भी मियाँ साहब अब शायद अपने उस फैसले पे थोड़ी सी नजरसानी कर। अच्छा, ठीक है, नजरसानी हो सकती है। मज़हर अब्बास साहब ये कह रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब ये भी बताएगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं PTM तो टूट चुकी, बिखर चुकी, और अब बयानिए को बदलने के लिए भी शहबाज शरीफ जा रहे हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब मान जाते हैं तो क्या हम ये देखें कि नए बयानिए के साथ PTM से अलग होकर एक तहरीक चलाएगी नून लीग? नहीं, तहरीक देखिए, तहरीक बड़े जुमले होते हैं हमारे, हम बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। तहरीक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तहरीक तो करनी चलेगी, लेकिन हाँ, दबाव ज़रूर वो बरकरार रखेंगे। और उसी दबाव का नतीजा था कि जब हुकूमत एक वक्त में परेशान थी और फिर अब हुकूमत तो वैसे भी उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो दराड़ आ गई है जिसको वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप की वजह से, कि हुकूमत आज उतनी ताकतवर नहीं है जितनी 8 से 6 महीने पहले थी, साल पहले थी। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो है वो अपोजिशन ये चाहेगी। अपोजिशन अगर किसी चीज़ पर जोर दे सकती है
तो वो इस पे कि फौरी तौर पे बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। बिल्कुल, कि अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो उसमें मजीद तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचने का खदशा है। बिल्कुल ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे मेरे पास आप बात कर रहे थे और कुछ समझ रहे हैं कि बयानिए में तब्दीली आ सकती है और शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब को मनाने में कामयाब भी हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे इशाल। एक और अहम दिन है आज, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में थैलेसीमिया से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे, ये थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 लाख से ज़ायद बच्चे थैलेसीमिया का शिकार हैं। हाँ जी, जबकि हर साल इन बच्चों की तादाद में 15,000 का इजाफा हो रहा है। वजूहात क्या हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर सेव ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम डॉक्टर हसन अब्बास ज़हीर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, हमें बता दीजिएगा, थैलेसीमिया से बचा जा सकता है? वजूहात क्या हैं? बच्चे क्यों थैलेसीमिया के मरज़ में मुब्तला हो जाते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैलेसीमिया से यकीनन बचा जा सकता है। बहुत सारे ममालिक जहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा थैलेसीमिया का बड़ा मसला था, वहाँ पे अब थैलेसीमिया के कई सालों से कोई पैदाइश नहीं हो रही है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वहाँ की हुकूमत और वहाँ की सोसाइटीज़ ने बड़े सीरियसली इस मसले को टैकल किया। थैलेसीमिया एक प्रिवेंटेबल ब्लड डिसऑर्डर है और अगर इसको प्रिवेंट किया जाए तो इसकी रोकथाम हो जाती है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इसकी रोकथाम नहीं हो रही है, जिसका नतीजा ये है कि मज़ीद हर साल बहुत सारे थैलेसीमिया के हज़ारों की तादाद में 5-6 हज़ार नई पैदाइश हो रही हैं। सर, प्रिवेंट कैसे करें? इसके लिए जी कोई प्लान बनाना होगा, कोई स्ट्रेटजी बनानी होगी, कोई पॉलिसी बनानी होगी। हर मुल्क के अपने मौरूसी हालात होते हैं और पाकिस्तान में कुछ मखसूस वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे माशरे में थैलेसीमिया है। और बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो थैलेसीमिया है वो जनरल पॉपुलेशन में नहीं मौजूद है, बल्कि चंद मखसूस बरादरियों में और ख़ानदानों में मौजूद है। और उन बरादरियों और ख़ानदानों में आपस में शादियों का रुझान बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये मर्ज जो है ये फैल रहा है यहाँ पे और इसकी रोकथाम नहीं हो रही है, इसलिए ये बढ़े जा रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अगर एक छोटा सा मामूली सा टेस्ट करवा लिया जाए ब्लड का तो उससे पता चल सकता है, आप आने वाली मुसीबत से बच सकते हैं, कि आपको पता चल जाएगा पहले से कि थैलेसीमिया का शिकार हैं या नहीं, आने वाले बच्चों में तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये कौन सा टेस्ट है जो करवा लेना ज़रूरी है? देखिए, ये कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड के एक बुनियादी टेस्ट होता है जिसको CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, वो कराया जा सकता है। उससे आपको कुछ शक पड़ सकता है कि शायद इस शख्स में थैलेसीमिया की ट्रेट मौजूद है या थैलेसीमिया मेजर मौजूद है। और उसके बाद फिर कंफर्मेटरी टेस्ट होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। मगर ये इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस, ये 22 करोड़ लोगों की नहीं की जा सकती हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये मर्ज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारी आबादी में, ये मखसूस फैमिलीज़ में और बरादरियों में है। और ये साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है, पब्लिकेशन स्टडीज़ हमने की हुई हैं जिसमें ये साबित हो गया है कि ये थैलेसीमिया की जीन हमारे यहाँ मखसूस फैमिलीज़ में है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये फैमिलीज़ जब हमारे पास आती हैं, इन्हीं फैमिलीज़ में थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, ये हमारे पास हर 2-4 हफ्ते बाद आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए। तो वो मौका होता है जब आप उनकी फैमिली की पूरी स्क्रीनिंग करें और उनकी काउंसलिंग करें और उनको फिर प्रिवेंशन की सर्विसेज मुहैया करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 22 करोड़ लोगों का ना स्क्रीनिंग शुरू कर दें, ये नहीं मुमकिन है और इस करने इसको करने की एक और प्रॉब्लम भी है। हमने कोरोना के दौरान देखा लोग मोहतात थे इन बच्चों को जो थैलेसीमिया के मरज़ का शिकार हैं। हम तो पहले बात कर रहे थे कैसे बचा जा सकता है। जो मरज़ का शिकार हैं उनको ज़रूरत होती है कि उनको खून लगाया जाए, कमी का सामना करना पड़ रहा था। आप जनरल पब्लिक से क्या कहेंगे कि किस तरीके से बच्चों का ख्याल रखा जाएँ और खून अतिया करें? देखिए, ये जिम्मेदारी जो है ना, इन थैलेसीमिया के मरीजों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी जनरल पब्लिक की नहीं है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर है, इसको प्रिवेंट किया जाए और इस मसले को सीरियसली एड्रेस किया जाए। इन मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो हज़ारों लाखों की तादाद में हर साल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स लग रही हैं। 3 मिलियन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स पाकिस्तान में लगती हैं हर साल, 30 लाख के करीब। ठीक है। उसमें से 1/3 जो है ना, तकरीबन 8-10 लाख
ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो थैलेसीमिया के मरीजों को लगती है और ये एक अवॉइडेबल मर्ज है, तो इसको नहीं अवॉइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के निज़ाम पे बेइंतहा बोझ पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक है, इसको प्रिवेंट ही किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अब्बास ज़हीर साहब, आप सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस इशू के ऊपर, और एक चंद टेस्ट हैं जिनसे ये मालूम हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी ज़िंदगी बच्चों की जो है वो ख़राब हो जाती है अगर हम ये टेस्ट नहीं करवाते। हमें उनको बचाना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं नाजरीन, और हम बहुत ही अहम इशू लेकर आए हैं। पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन दिल के अमराज का शिकार बच्चों के लिए उम्मीद की एक किरण है। बहुत सारे बच्चे हर साल नौमौलूद ऐसे पैदा होते हैं जिनके दिल में पैदाइशी सुराख होता है, और वो किस कंडीशन में होते हैं, मतलब पेरेंट्स को बता भी नहीं सक रहे होते, बहुत छोटी एज में होते हैं। उनको पहले तो उनकी तशखीस हो जाना, फिर उनका इलाज हो पाना, ये बहुत अहम चीज़ है। बदकिस्मती से महंगा इलाज होने की वजह से हज़ारों बच्चे मौत की नज़र हो जाते हैं। मगर पाकिस्तान में दर्द दिल रखने वालों की कमी नहीं है नाजरीन, और ऐसे ही इंसानियत की खिदमतगारों ने पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जिसमें 2012 से अब तक हज़ारों बच्चों के ऑपरेशन मुफ्त हो चुके हैं, और इदारे में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि साल के 365 दिन हर रोज़ बच्चों के ऑपरेशन किए जाएँ इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। फाउंडेशन के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव फरहान अहमद हैं, जिनकी अपनी बेटी दिल की पैदाइशी बीमारी की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गई। इस ज़ाती सदमे ने उन्हें तरगीब दी कि वो अपनी बेटी की ज़िंदगी तो नहीं बचा सके, लेकिन अपने जैसे दीगर इंसानों की, जो बेबस इंसान जो अपने बच्चों की तशखीस नहीं कर पाते, या जो उसका इलाज जो है वो नहीं करवा पाते, या फिर बर वक्त इलाज नहीं हो पाता, तो बच्चों की जानों से हाथ धो बैठते हैं, तो उनको उनकी मदद की जा सके। हाँ बिल्कुल ऐसी है, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जहाँ दिल के मरीज़ बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाता है। हम उनसे अभी बात कर रहे थे, वो अपनी बेटी के बारे में बता रहे थे, आयशा के बारे में। 3 माह की थी जब उनको मालूम हुआ, फिर फर्स्ट सर्जरी अच्छी गुजरी, फिर तकरीबन 2 साल से कुछ ज़ायद उम्र थी उनकी जब सेकंड सर्जरी थी, तो फिर वो जानबर नहीं हो सकी जब सर्जरी होनी थी, और उसके बाद इन्होंने इस पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दिया। और CEO हैं, वॉलंटियर CEO हैं ये, इसके लिए कोई मतलब के पैसे नहीं मिल रहे होते, वॉलंटियर कर रहे हैं। फरहान अहमद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनसे बांगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सर हमने ये तो बताया कि ये आपको ख्याल कैसे आया, क्या मुश्किलात उन पेरेंट्स की होती हैं? पहले तो हमें ये बताइएगा कि जब उनको मालूम होता है अचानक से कि हमारे बच्चे के दिल में सुराख है, वो कितने परेशान हो जाते हैं, फिर आपका इदारा किस तरह मदद करता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो न्यूज़ जब आपको डॉक्टर ये बताता है ना कि आपका बच्चा एक ऐसे मर्ज़ लेकर पैदा हुआ है जिसमें दवाइयाँ कुछ नहीं कर सकी, तो किसी न किसी प्रोसीजर से आपको उसके लिए कुछ सपोर्ट करना है। तो पहला तो जी हमारे फाउंडेशन में एक अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स ग्रुप बनाया हुआ हम लोगों ने। वो पेरेंट्स जो कि जैसे ही उनको ये शॉकिंग ख़बर मिलती है, तो हमारे जो बाकी पेरेंट्स हैं जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, वो उनसे बात करके उनको तसल्ली देते हैं, फिर उनको बताते हैं हाँ जी 3 दिन का बच्चा भी ऑपरेट हो सकता है, उसकी छाती खुलती है, उसका सुराख बंद होता है और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। अच्छा, आप मतलब ये कितने बच्चे अब तक आपके पास आपकी फाउंडेशन में जो आपने ये हॉस्पिटल चला रहे हैं? अल्लाह का ख़ास फजल हुआ जी, अल्हम्दुलिल्लाह यस्टरडे के नंबर हैं 2410 से ज़्यादा बच्चे पूरे पाकिस्तान से ट्रीट करके ठीक कर अल्हम्दुलिल्लाह जी, इनकी सक्सेसफुल बच्चों की हार्ट की सर्जरी या इंटरवेंशन हो चुकी है। तो सर ये मतलब कि एक तो मैं ये बता दीजिएगा कि ये ख़र्चा कितना होता है, कितनी देर का ये प्रोसेस है, और क्या 100% जो है आप ही बेयर कर रहे होते हैं, आपकी फाउंडेशन ही बेयर करती है? जी आमतौर पर जी एक ओपन हार्ट सर्जरी कॉस्ट करती है तकरीबन 4.5 लाख से लेकर 6.5 लाख रुपया, डिपेंडिंग अपॉन किस सिटी में करवा रहे हैं। कराची में हम लोग आगा खान और लियाकत नेशनल के साथ ऑपरेट करते हैं। लाहौर में हमारे अपने सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक हॉस्पिटल सर्विसेज दी हुई हैं। फिर 1-2 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। तो हमारी जी पहली कोशिश ये होती है कि पेरेंट्स से पूछें कि आप कितना इसमें से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि हम ये चाहते हैं यही पैसा बाकी बच्चों पर लग
जाए। अच्छा, कई ऐसे पेरेंट हैं जो बेचारे बिल्कुल कुछ नहीं दे सकते, तो 100% फ्री भी इलाज होता है और कुछ सब्सिडाइज भी हो जाता है। जैसे आपने पूछा कि ये दिन कितने लगते हैं, तो अल्लाह की ख़ास करम नवाजी सर बच्चों पर कि अगर बच्चों का हार्ट की सर्जरी होती है ना, तो दूसरे दिन बच्चा आईसीयू से बाहर आ जाता है और चौथे पांचवें दिन ना वो नॉर्मल ज़िंदगी में दौड़ना और भागना शुरू हो जाता है जी। बहुत जल्दी हील करता है, बहुत जल्दी जी। इसमें रिकवरी रेशो इसमें जी अगर इंटरनेशनली नंबर्स लिए जाएं कॉम्प्लेक्स केसेस को मिलाकर तो तकरीबन 90% रिकवरी है, और हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये 97% के करीब है। और जितने भी केसेस हमारे होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हम लेते हैं जो एक प्रोसीजर के बाद बच्चा फॉर लाइफ उसका हार्ट का मसला रिजॉल्व हो जाए। आमतौर पर वैसे कोई 35 के करीब डिफरेंट बीमारियां हैं दिल की पैदाइशी, लेकिन जो कॉमन नॉन बीमारी है वो दिल में सुराख कहा जाता है। तो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स में सुराख हो सकता है, नीचे वाले 2 चैम्बर में सुराख हो सकता है, और बड़ा यानी कि एक ऐसा वर्केबल और एक ऐसा प्रैक्टिकल प्रोसीजर होता है कि सर्जन उसका दिल के वो सुराख को बंद कर देगा, फिर बच्चे का वो मसला फॉर लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह की ओर होता है। तो खुदा न खास्ता कैंसर की तरह ही वापस नहीं आता। तो ये एक दफ़ा बच्चे का पैदाइशी मसला दिल का रिजॉल्व हो गया तो फॉर लाइफ गुड है। फरहान साहब, हमें ये भी आप बताएं कि किस उम्र तक के बच्चों के इलाज किए जाते हैं? मतलब कि आपने बताया कि 3 दिन के बच्चे का भी आपने जो है ऑपरेट किया है, इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा ठीक भी हो गया, और हद क्या रखी गई है? जी, हमारा जी फाउंडेशन पैदाइशी दिल के अमराज बच्चों पर फोकस्ड है। अच्छा, अब बच्चा जो है ना वो 3 दिन का भी डायग्नोस हो सकता है और बच्चा 50 साल का भी डायग्नोस हो सकता है, क्योंकि ये पैदाइशी मर्ज हो जी, पैदाइशी दिल का मर्ज हो, क्योंकि ये नॉर्मल सर्जन उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। इसका जो बच्चों का हार्ट का सर्जन है वो एक अलग स्पेशलिटी है। तो इसलिए हमने फोकस ये किया कि जी ऐसे बच्चे जो कि दिल का मर्ज लेकर पैदा होते हैं उनको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइम एज, कोई 2 साल में हमें पता चल जाता है, कोई 8 साल में पता चल जाता है, कोई इससे भी लेट पता चलता है जी। अच्छा, आप डायरेक्ट डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इसके साथ लिंक्ड हैं तो इसलिए ये भी बताइएगा कि हम लोग देखते हैं कि सुनने में आता है बहुत सारे बच्चों को कि दिल में सुराख था, लेकिन बच्चे उसके साथ ग्रो भी कर रहे होते हैं, सर्जरी भी नहीं करवा पा रहे होते या नहीं होती है। क्या बच्चा इसका कितनी स्टेज पे जाके जो है उसे पता चल सकता है, या वो तकलीफ में आ सकता है, या फिर सारी ज़िंदगी भी गुजर जाती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, चूँकि हमारे मुल्क के लिमिटेड वसाइल हैं तो पूरे मुल्क में सिर्फ 30 के करीब बच्चों के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो ये डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चे को पैदाइशी हार्ट का मसला है। तो कुछ इंडिकेशंस हैं, एक तो बच्चे को बार बार नमूनिया हो जाएगा, बच्चे की ये जगह ब्लूइश होगी जिनको आमतौर पर ब्लू बेबी कहा जाता है, उसके नाखून जो है ना अंदर की तरफ मुड़े हुए होंगे। अच्छा, अब वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि टाइम पर डायग्नोस ना होने की वजह से जो दिल का सुराख है वो मल्टीपल बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आमतौर पर टॉफ कहा जाता है। तो ये लेट डायग्नोसिस की वजह से यानी बीमारी एक थी लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन बढ़कर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बीमारी होगी, तो इसलिए इस पर भी काफ़ी एफर्ट करने की ज़रूरत है। हम ये कहते हैं कि जी अगर खुदा न खास्ता बच्चे को बार बार ऐसी इंडिकेशन हो रही है तो आप मोहल्ले के डॉक्टर के पास लेकर जाएं और फिर किसी बच्चे के हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। अच्छा। फिर उन तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रसाई ऑलरेडी है। तो ऐसे पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट खुद हमें रेफ़र कर देते हैं कि जी आप इस फाउंडेशन से रब्ता कर लें। आपकी फाउंडेशन से यही मैं पूछना चाह रहा था कि रब्ता कैसे किया जा सकता है? कई पेरेंट्स जो हैं वो देख रहे होंगे जिनको शायद इस मसले का सामना होगा, बहुत परेशान होंगे, आपसे रब्ता किस तरह किया जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फाउंडेशन जी जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जितने भी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डिक सर्जन हैं उन तक हमारी रसाई ऑलरेडी है। तो जब उनके पास फर्स्ट पेरेंट रब्ता करता है ना तो वो उनको बता सकते हैं जी हमारे पास अफोर्डिंग पैसे नहीं हैं तो आप हमारे लिए कोई हल तलाश करें। दूसरा सर हमारा सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा अगर आप किसी भी सर्च इंजन पर जाकर टाइप करेंगे फ्री हार्ट सर्जरी, पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी, बच्चों के दिल का सुराख या मिसबाहुल हक फाउंडेशन या बच्चों के दिल की फाउंडेशन, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमारा हेल्पलाइन मिल जाएगी। सो 0311 111 हार्ट के नाम से हमारी हेल्पलाइन भी है, वहाँ पर लोग रब्ता कर सकते हैं। और जो रेफरल है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह जो 2400 ख़ानदान हैं उनसे अब बहुत सारे केसेस हम तक पहुँचते हैं जी। ये किसी मोहल्ले में ये इशू हो गया। करेक्ट। इस वक्त स्क्रीन पर आपका नंबर तो खैर चल रहा है, लोगों को पता चल गया होगा किस तरीके से फाउंडेशन से रब्ता कर सकते हैं। ये तो फलाही काम के तौर पे आप करते हैं, इसके अलावा
आप इसी के साथ लिंक्ड है या कुछ और भी? जी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक IT कंपनी है, अमेज़न कंसल्टिंग एंड सोल्यूशन उसका नाम है जी। अल्लाह का शुक्र है 2003 से हम लोग, अल्लाह ने बहुत फजल फरमाया, तो पाकिस्तान से बाहर हमारा काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर का काम है। सऊदी अरेबिया, कतर, US, अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से मेरे घर का ख़र्चा भी अल्लाह की मेहरबानी से चलता है जी। ठीक है सर, ये बताएं कि फाउंडेशन है, चूँकि कुछ लोग मदद भी करते हैं, अगर कुछ लोग मदद करना चाहें तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? उसी हेल्पलाइन पर रब्ता करें और बताएंगे जी हम कुछ मदद करना चाहते हैं, कुछ अतिया करना चाहते हैं। जी, हमने जी पहले दिन से ना जो रिलीजियस कंप्लाइंस है और बाकी कंप्लाइंस पर फोकस किया। अच्छा। तो जैसे वन ऑफ द 4 टॉप लीडिंग ऑडिटर में से एक ऑडिटर हमें ऑडिट करते हैं। इसी तरह हमने पहले दिन से अपना शरिया बोर्ड बनाया। अच्छा। और ज़कात का निज़ाम एब्सोल्युटली बिल्कुल डिफरेंट रखा कि भाई ज़कात के मुस्तहिक तक लग जाए, डोनेशन के मुस्तहिक तक लग जाए। तो 3 तरह के डिफरेंट अकाउंट हैं। एक सर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का अकाउंट है, जो कि अब हम एक बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल बना रहे हैं 75 बेड का। इसके अलावा जो भी मुखैर हजरात ज़कात बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए देना चाहते हैं तो वो ज़कात का अकाउंट अलग है। वो जो बच्चे की नॉन ज़कात ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन पर ज़कात नहीं लगती लेकिन स्टिल वो एलिजिबल फॉर जी साहिब हैसियत नहीं होते। तो ये 3 तरह के डिफरेंट अकाउंट्स हैं जी। हमारे हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पर ये सारे नंबर्स मौजूद हैं। सर, आप थकावट हो जाती होगी आम तौर पे, आप IT प्रोफेशनल हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं, फिर जितना आपको नॉलेज है इस सारे मर्ज़ के बारे में, फाउंडेशन के बारे में, यानी कि आपका दिमाग तो ऐसे लग रहा है इसी चीज़ में लगा रहता है, तो जब थकावट होती है, कभी थक जाते होंगे, तब क्या करते हैं मतलब? सर ये ना अजीब काम है चैरिटी का। आप यकीन करें कि अल्लाह सबको तौफीक दें। आप इसमें जितना लगते हैं ना, आपका दिल चाहता है इससे भी ज़्यादा आप इसमें सुकून मिलता है, आपको एक ऐसी रूहानी सेटिस्फेक्शन मिलती है और फिर आपके कामों की जिम्मेदारी ऊपर वाला ले लेता है। तो आपको ना कभी ये फील नहीं होता कि आप किसी मुश्किल में या आपको कोई थकावट हो रही है। आपने अपनी बेटी का बताया कि बड़ी तकलीफ का मरहला रहा जब आप उससे गुजरे। बच्चों के साथ वैसे पेरेंट्स की बड़ी यादें वाबस्ता होती हैं, कोई ऐसी याद जो अभी भी आपको उस बच्ची के हवाले से आती हो, आयशा के हवाले से आती? जी, आयशा का जी जब इंतकाल हुआ ना, तो फिर मेरे और मेरी घरवाली ने हमने कुछ इकट्ठे बैठकर अल्लाह ने हिम्मत दी कि देखें 2 हाल हैं, एक है कि हम उसको फॉर लाइफ भूल जाएं, एक है हम उसकी अच्छी यादों को फॉर लाइफ अपने साथ रखें। तो आज भी तकरीबन कोई 9 साल 7.5-8 साल हो चुके हैं, कोई एक दिन ऐसा नहीं है जब हम आयशा को याद नहीं करते। और मेरी कई मेमोरीज़ में से जो एक बहुत कमाल की बात जो मैं कभी शायद ना भूल सकूं, वो मैं ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग रहते हैं, तो यकीन करें जब मैं स्टेयर्स पर कदम रखता था ना, तो अल्लाह जाने उसको कहाँ से पता चल जाता था। बाकी माशाल्लाह बच्चे हैं, बेटे हैं, उनको कोई खबर नहीं है कि भाई बाप आ रहा है। उसने सारे काम छोड़ कर ना, वो अब्बा आ गए, और उसने भागना है, और मैं जैसे स्टेज पहुंचता वो ऑलरेडी मेरे से पहले पहुंचे होते थे। सर बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आप आए यहाँ पर तशरीफ़ लाए, बहुत खैर का काम आप कर रहे हैं, अल्लाह आपको बहुत जज़ा दे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अहम चीज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की, और बहुत ज़रूरी है कि ये पहले डायग्नोज हो जाए। और बहुत अच्छी बात ये है इसके अंदर भी कि माँ बाप को ये इन्फॉर्मेशन देना इतना मुश्किल है, उसको अच्छे तरीके से ये इन्फॉर्मेशन दी जाए जिससे वो इतने परेशान ना हो जाए। परेशान, क्योंकि वालिदैन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में उसी वक्त आते हैं जब उनके बच्चे का पता चलता है कि कुछ किसी तकलीफ़ में है वो। और मैं खुद इस सिचुएशन से गुजरी हूँ, अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल्स में भागना, मैंने बहुत ज़्यादा ये फेस किया है। तो मुझे, मैं समझ सकती हूँ कि उन माओं के दिलों पर क्या बीती है जिस वक्त वो ये सुनते हैं कि उनके बेटे को कुछ इस तरह का मसला हो गया, उन्हें हॉस्पिटल्स के चक्कर, उनकी सर्जरीज, बहुत ही तकलीफ मरहला है। और ये बहुत ही बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव है जो कि माशाल्लाह सलार इस वक्त खैरियत से है। अभी हम 2-3 दिन पहले सलार से मिले हैं, तो जो है थोड़ी सी जो है इसलिए इशाल थोड़ी सी जो है हो रही हैं, जज्बाती हो रही है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने उसको सेहत दी। अल्लाह सब बच्चों को सेहत दे। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्रिकेट की बात करते हैं, थोड़ा सा जो है ना उस फेस से इशाल को मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। अच्छा इशाल, कल किस किस का मैच था? किस किस का मैच था आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि हमजा 24 घंटे सिर्फ मैच की ही बात कर रहे होते हैं, हमारे शाहीनों के ऊपर बड़ी तनकीद भी कर रहे होते हैं बेचारे, इसने ये नहीं खेला, इसको ये खेलना चाहिए था। और कल मैं सोच रही थी बैठे हुए, जब बाबर आजम जो है वो फिर पहले की तरह अच्छी इनिंग्स नहीं खेल सके, तो मैंने कहा नहीं हमजा का पारा ऊपर गया होगा या पारा नीचे गया होगा, मैं यही सोचते हुए मैंने दिन गुजार दिया। अजहर अली ने और आबिद अली ने शानदार सेंचुरियाँ की हैं। आबिद अली अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और 4 विकेटों पर पाकिस्तान ने 268 रन बना लिए हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। और कौमी टीम के कप्तान जिस तरह से इशाल सुलेमान हमें बता रही हैं, बाबर आजम जो हैं उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला तो किया, लेकिन जब आए तो 2 स्कोर पे उन्होंने
कैच उन्होंने पकड़ा कहा दिया। खैर बाद मैच में उम्दा फवाद बल्लेबाजी भी आउट हो गए वैसे। करने वाले इमरान भट्ट जो हैं वो भी नाकामी का जो वो शिकार रहे और सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद आबिद अली साथ देने आए, अजहर अली क्रीज पर आए और दोनों के दरमियान जो है वो 232 रन की शानदार शराकतदारी कायम रही। और अजहर अली ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए अपने करियर की 18वीं सेंचुरी भी मुकम्मल की है। बाबर आजम नाकाम हुए, फवाद नाकाम हुए, साजिद को भेजा गया नाइट वॉचमैन के तौर पर और अब वो और आबिद अली जो हैं आज दूसरे रोज़ का जो खेल है उसको आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे पहले रोज़ के खेल के ऊपर। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ग्रीन शर्ट्स ने पहले रोज़ तो 4 विकेटों के नुकसान पर 268 रन बना लिए हैं। कितना टारगेट देना चाहिए कि फिर से इनिंग्स की शिकस्त दी जाए? देखें, जिम्बाब्वे की टीम ये वो टीम नहीं है जिसमें माजी में उनके बहुत अच्छे खिलाड़ी होते थे। इस करंट टीम को जिस तरह हमने पहले टेस्ट मैच में देखा कि ये तो इसी तरह खेल रही है जिस तरह कोई क्लब क्रिकेट की टीम खेल रही हो। फिर पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग अटैक है, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली जिन्होंने पिछले मैच में भी आउट क्लास जिम्बाब्वे को किया था। फिर ताबिश खान को आज पाकिस्तान ने 36 साल की उम्र में टेस्ट कैप दी है। पाकिस्तान की तारीख के तीसरे उम्र रसीदा प्लेयर हैं। उस हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का सिस्टम ख़राब है कि इतनी उम्र गुजरने के बाद और 598 फर्स्ट क्लास विकेट लेने के बाद वो पाकिस्तान टीम में आए। एक और स्पिनर हैं साजिद खान, नुमान अली। तो पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक तो मुनासिब है। मेरे ख्याल में इस वक्त भी जो 268 रन बनाए पाकिस्तान का मुनासिब स्कोर है। लेकिन पाकिस्तान अगर 150 रन और बना ले और पाकिस्तान के पास सलाहियत है, अभी आबिद अली खेल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान ने आना है, हसन अली अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, नुमान अली भी बैटिंग कर लेते हैं, बल्कि साजिद खान जो नाइट वॉचमैन नॉट आउट हैं वो भी बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं। तो पाकिस्तान 350-400 रन अगर बना ले तो मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे की टीम अगर 2 इनिंग्स में, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ 400 रन बना सकती है। तो पाकिस्तान अभी तक तो मैच में अजहर अली और आबिद अली की सेंचुरियों के बाद कमांडिंग पोजीशन। अच्छा भट्टी साहब, बाबर आजम की हम बात कर रहे थे, दूसरे टेस्ट में भी लंबी इनिंग्स जो है वो नहीं खेल सके, क्या वो कप्तानी के प्रेशर में है? देखिए, कई बार होता है कि जब लंबी पार्टनरशिप लगे और कोई नया बैट्समैन आए तो वो चूंकि बहुत देर से ड्रेसिंग रूम में बैठा होता है तो रिलैक्स कर जाता है, आउट हो जाता है। और कई बार ये होता है कि हल्की टीम के खिलाफ भी जो दुनिया के बड़े बैट्समैन हैं वो बाज़ दफ़ा रिलैक्स कर जाते हैं तो आउट जल्दी हो जाते हैं। लेकिन बाबर आजम की जो एक क्लास है, इन 2 इनिंग्स से उस क्लास को हम जज नहीं कर सकते। ठीक है, पहले मैच में 0 पे आउट हुए, आज 2 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन बाबर आजम की बहरहाल एक जो क्लास है वो तो अपनी जगह मौजूद है। आई होप कि दूसरी इनिंग्स में उनकी बैटिंग ना आए, लेकिन बाबर आजम का जो एक मकाम है वर्ल्ड क्रिकेट में वो इन 2 इनिंग्स से जज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल से मुश्किल बॉलिंग अटैक के खिलाफ स्कोर किया हुआ है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में ठीक है, जल्दी आउट हो गए, लेकिन बाबर आजम की जो एक क्लास है उसमें कमी नहीं आई। कहते हैं ना कि क्लास जो है वो परमानेंट, फॉर्म जो है वो आर्जी होती है। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, ये भी बता दीजिएगा, हाँ आप ताबिश की बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में 18 साल का तकरीबन तजुर्बा है और उन्होंने फर्स्ट क्लास में तकरीबन 598 विकेटें भी हासिल कर रखी हैं। इतनी लेट चांस दिया गया, मतलब कि कमेंटेटर्स ये बात कर रहे हैं कि किसी भी और मुल्क में होता तो बहुत पहले चांस मिल जाता। ऐसे कितने खिलाड़ी मौजूद हैं जिनको चांस ही नहीं मिल सका? देखिए, ताबिश खान की 598 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं। हमारे सिस्टम पे तो सवाल उठ रहा है कि 36 साल 146 दिन के बाद अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से, वो भी फास्ट बॉलर हाँ जी, डेब्यू कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सिस्टम की खराबी है ना। फवाद आलम 10 साल के बाद, 10 साल पाकिस्तान टीम से, टेस्ट टीम से बाहर रहे, 10 साल के बाद उनकी वापसी हुई। इसी तरह नुमान अली की भी 32-34 साल उम्र थी, उन्होंने भी बड़ी उम्र में जाके डेब्यू किया। तो हमारे सिस्टम पर तो एक सवाल उठ रहा है कि इतनी ताखीर से हमारे यहाँ प्लेयरों को क्यों मौका दिया जाता है। लेकिन ये भी आप देखें कि जो लड़का इस फर्स्ट क्लास सिस्टम से गुजर के आ रहा है वो पुख्ता होके आ रहा है। फवाद आलम की मिसाल है कि उन्होंने बैक टू बैक 3 सेंचुरियां टेस्ट मैचों में बना दी। नुमान अली ने आते ही अपने आप को मनवाया। अब उम्मीद है कि ताबिश खान ने भी 598 फर्स्ट क्लास विकेटें ली हुई हैं। लेकिन बहरहाल फास्ट बॉलर के लिए जो अगर अल्लाह करे कि ताबिश खान इस टेस्ट मैच में परफॉर्म कर जाए
तो ताबिश खान का जो क्रिकेट कैरियर ज़ाया हुआ है, इंटरनेशनल कैरियर, और उनके जो कई साल क्रिकेट के ज़ाया हुए हैं, वो उनको कौन वापस करेगा? मेरे ख्याल में हमारे सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। लेकिन मैं मिसबाह उल हक को क्रेडिट दूंगा कि मिसबाह उल हक ने हेड कोच बनने के बाद फवाद आलम को भी वो वापस लेकर आए, नुमान अली को भी मौका दिया, और ताबिश खान जिनके बारे में उनके घर वाले भी अब पुरुमीद नहीं थे कि वो शायद पाकिस्तान की तरफ से खेल सके, लेकिन ताबिश खान का टेस्ट देना, टेस्ट क्रिकेटर बनना, ये बहरहाल क्रेडिट तो माजिद बड़ी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जिस तरह इशाल कह रही थी कि बाबर आजम 2 स्कोर पे आउट हो गए हैं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी पहले मैच के बाद, लेकिन वो बेहतर नहीं खेल सके और मुझे तो लगता है दूसरी इनिंग्स में बारी भी नहीं आनी शायद। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन चलें खैर इनका ब्लड प्रेशर देखेंगे क्या जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। हम यहाँ पर इजाज़त मांगेंगे और आज वीकेंड है, अपना अच्छा से गुजारिएगा, अगले पीर को फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।